में कहीं ज्यादा बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और जैसे जैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी वैसे वैसे बीजेपी के लिए यह डर जो है, हार का डर, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जनाधार खिसकेगा। और इस डर के कारण ही अब मोदी की जुबान और कड़वी हो गई है। वो मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आम तौर पर सभ्य समाज में नहीं कहा जाता है। आपने अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुजरे वाले बयान को सुना होगा। बिहार में उन्होंने मुजरे की बात कही। अब मुजरे वाले बयान के बाद अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 7 पीढ़ियों के पाप याद दिला दूंगा। लेकिन किसकी ये जो 7 पीढ़ियां हैं, किसकी 7 पीढ़ियां हैं, इसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं। खैर छोड़िए, आइए जरा सुन लेते हैं मोदी जी की जुबानी ही उनकी कड़वी बातें जो हैं, जरा जनता तक भी पहुंचे और समझें कि नरेंद्र मोदी इतना खिसियाए हुए क्यों हैं, इतने बौखलाए हुए क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं। क्या नरेंद्र मोदी को भी ये आभास हो गया है कि कांग्रेस का जनाधार यानी कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं और बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है? सुनिए जरा नरेंद्र मोदी को। वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए। तो मोदी जी को सुन रहे थे आप, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, पूरा लग रहा है जैसे कि माइक उठाकर फेंक डालेंगे, इस ढंग से ये यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। तो मोदी की भाषा में गिरावट पर अब चर्चा करने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके कहे से विवाद पैदा हो। इसलिए महात्मा गांधी पर विवादित बयान देते हैं कि गांधी को दुनिया उनकी फिल्म आने के बाद यानी गांधी फिल्म आने के बाद ही जानी, और इसके बाद से एक विवाद पैदा होता है कि क्या ऐसा ही था। इससे पहले मुजरे वाली बात करते हैं, उससे पहले मुस्लिम लीग की बात करते हैं, भैंस खोल के ले जाने की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन लेने की बात करते हैं, मटन मछली की बात करते हैं, ये सारी बातें। और इतना ही नहीं, अदानी अंबानी पे भी आ जाते हैं नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि अदानी अंबानी जैसे लोग जो हैं वो टेम्पो में भर भर कर काला धन किसे दे रहे थे। और ये सारी बातें इसी चुनाव में, और आज चूंकि चुनाव का, इस लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है दोस्तों। आगे कोई भी अगला फेज नहीं है, बल्कि 36 घंटे बाद यानी कि परसों 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होना है। उसके बाद 4 तारीख का इंतजार रहना है। उससे पहले नरेंद्र मोदी इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? गांधी पर जब वो बयान देते हैं तो उसके बाद पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ आंखें तरेर कर देखती है कि अरे, भारत के रहने वाले और भारत के प्रधानमंत्री, आप कैसी भाषा बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी अपनी बात इस पर रखी है, जरा सुन लेते हैं। कल रात को राहुल गांधी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और दुनिया के सामने इसे रखा। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। गांधी जी के सामने, उनके स्टैच्यू के सामने जाकर राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए, सुनिए। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी को सत्य और असत्य की बात, हिंसा और अहिंसा की बात। और अगर आप करोड़ों लोग आखिर क्यों फॉलो करते हैं महात्मा गांधी को, ये यहां बताते हुए राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की है, जिसमें मुद्दे नहीं हैं, केवल विवाद है, और उन विवादों को उपजाकर नरेंद्र मोदी एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं और शायद इसीलिए उन्हें तीसरा टर्म चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अब भी उन लोगों, उन पीड़ितों के बीच पहुंचते हैं जो मोदी सरकार की नीतियों का शिकार हुए,
अभी राहुल गांधी ने एक शहीद अग्निवीर के परिजन से मुलाकात की है और ये तस्वीर आप देखिए, ये शहीद अग्निवीर के घर जाकर, और ये पंजाब का अग्निवीर है जो शहीद हो गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसे शहादत, ये जो अग्निवीर, इन्हें शहादत का तमगा इनके ऊपर नहीं रखा गया। यानी कि दो अलग अलग तरह के शहीद आखिर इस देश में कैसे हो सकते हैं, यही बात कहते हुए यहां राहुल गांधी। लेकिन यहां अग्निवीर का मसला क्यों आ रहा है और अग्निवीर के मसले पर क्यों घिरी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार, और क्यों अग्निवीर का ऐसा मामला जो इस आखिरी चरण में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को और परेशान कर रहा है, और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी 7 पीढ़ियों के पाप याद दिलाने की बात करते हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं जरा उसे लीजिए, और इस परिवार से मिलते हुए, एक बाप से मिलते हुए, एक मां से मिलते हुए, एक बहन से मिलते हुए, इन तमाम लोगों को ढांढस देते हुए और साथ साथ बताते हुए कि मेरे पिताजी के बारे में भी जब ऐसी खबर टेलीफोन पे आई, यानी टेलीफोन की घंटी बजते ही कैसे मैं परेशान हो जाता हूं, वो यहां पर उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी। सुनिए जरा, एक गंभीर मसला, और यह सुनना जरूरी है क्योंकि इस देश में दो तरह की राजनीति, और उस राजनीति में एक राहुल गांधी की राजनीति है और यानी इंडिया गठबंधन की राजनीति है, और एक राजनीति नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए की राजनीति है। फर्क साफ है, सुनिए। क्या हुआ बताइए। जो अग्निवीर योजना चलाई है ना, बहुत गलत बात है। आप क्या करते हो? आप भी मजदूरी मजदारी, बस माड़ा मोटा कोई काम धंधा जो कर लेते हैं, और क्या करें। कौन तो काम धंधा भी नहीं होने का, क्योंकि जो बेटा चला गया, क्या करेंगे अब। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। थोड़ा मुझे बताइए, अपने बेटे के बारे में बताइए, कैसे इसको आर्मी में इंटरेस्ट कैसे आया, क्या सोच रहा था, कैसे गया, कब गया? जुनून था उसमें, कहता मैं आर्मी में जाना, एक बार वर्दी पहना कुछ भी हो जाए। पहली बार कब बोला उसने कि आर्मी में जाना? कितने साल का? आर्मी कहते 10th से डिसाइड कर लिया। तो फिर क्या ट्रेनिंग करनी शुरू की, दौड़ना शुरू किया? बहुत बजे, कितने बजे जाता था दौड़ने? 5 बजे। अरे बड़ा स्मार्ट लगता है, हीरो लगता है बॉलीवुड वाला। सारे ही कहते हैं। हाँ, ये बंद होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। जो नहीं, ये दो तरीके के शहीद बना रहे हैं। हाँ, एक अग्निवीर है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ जी। और दूसरा मतलब उसको सब कुछ मिलेगा, हाँ और जी। फिर दोनों को एक साथ लड़ा रहे हैं। हाँ, मतलब दोनों की जान जाएगी। एक सोचेगा कि मेरा मतलब परिवार का कोई देखभाल नहीं करेगा, दूसरे का पूरी फैसिलिटी। हाँ। इसके तो हम खिलाफ है बिल्कुल। हाँ। अगर हमारी सरकार आएगी इसको बदल देगी। बदलना चाहिए, जरूरी चाहिए। कोई और ना चला जाए बेटा किसी का, माँ का। मानू पछ के देखो जी, मैं पता गया। जवानों को मजदूर बना दिया भैया, जब निकालना निकाल देंगे। हाँ। कोई मतलब फैसिलिटी नहीं देंगे। हाँ जी, हाँ जी। दो क्लास के बना दिए जवान। मसला हल होना चाहिए कोई सामने। पर बड़ा स्मार्ट लड़का है। सही ऐसे था, स्मार्ट भी है, शरीफ भी है, बहुत शरीफ, लायक बच्चा। कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा? कश्मीर में ही रहा? हाँ, पहली पोस्टिंग थी जम्मू से ऊपर भेजा रजौरी बॉर्डर पर। अब फोन बजता है तो आपको डर लगता है? लगता है कि कुछ और है ना? कोई हादसा ना हो जाए। जब मेरे पापा की मृत्यु हुई थी वैसे ही फोन आता है, मतलब अचानक पापा की मृत्यु हुई थी तो ऐसे ही फोन आया था। बड़ी उम्र कितनी थी? मैं 19 साल का था। अच्छा। तो अचानक से आ जाता है, पूरा मतलब खत्म हो जाता है। वो शहीदों के बच्चे ही समझ सकते हैं, या पिता समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता। तो दो परिवार ऐसा जिसने दोनों ने अचानक किसी की जिंदगी जाते हुए देखा और वो दोनों मिले, यानी एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ इस अग्निवीर परिवार, अग्निवीर के शहीद का परिवार, और इनके बीच जाकर राहुल गांधी न सिर्फ हाथ थामे हुए बल्कि ढांढस दिलाते हुए भी नजर आते हैं। एक अलग गमगीन मौसम माहौल, और उस माहौल में आप समझ सकते हैं कि देश जब चुनावी मोड में हो और वैसे में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो लोग दिलो दिमाग से इन तरफ, मतलब राहुल गांधी की तरफ खींचे चले आते हैं, ये साफ नज़र आता है। तो मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों की दो तरह की राजनीति इस समय देश में चल रही है, देश के सामने है, और शायद देश ने मन बना लिया है कि अब उसे क्या फैसला लेना है। परसों वाराणसी समेत 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 57 सीटों पर भी बीजेपी की हालत खराब ही है, और पहले के 6 चरणों में भी उसके लिए हार के संदेश ही निकले हैं। तो क्या अब कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं?
इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने जितने भाषण दिए उन भाषणों में सबसे ज्यादा कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे ही आंकड़े देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, लेकिन उसमें से एक नरेंद्र मोदी के भाषणों में क्या कुछ निकल के आया, बेरोजगारी और महंगाई पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबानी। भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 15 दिन में 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे को कितने गालियां दिए, मेरे पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूं। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद करे सो, हम बोले सो नहीं है, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है, विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली। मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो इतनी सारी बातें करते हुए नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में पिछले 15 दिनों के भाषण का जिक्र करते हुए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने नाम मोदी 750 से ज्यादा बार अपने नाम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी जो है इंडिया गठबंधन का 573 बार नाम ले रहे हैं, लेकिन एक बार भी महंगाई या बेरोजगारी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये चुनाव किस दिशा में जा चुका है ये साफ यहां से नजर आता है, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी सरकार बन रही है। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कह रहे हैं कि 4 तारीख को इंडिया की सरकार बन रही है। मैं विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां सीधा 4 जून को सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है, और यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी 2004 से लेकर 2014 तक जो 2 सरकारें यूपीए की रही हैं, उसी तर्ज पर इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये वादा करते हुए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, और इन सारी बातों के बीच नरेंद्र मोदी उधर पहुंच चुके हैं। दक्षिण के तमिलनाडु राज्य आप जानते हैं, वहां एकदम बिल्कुल आखिरी छोर पर जो कन्याकुमारी है वहां, और ध्यान रमाने की कोशिश कर रहे हैं, धुनी रमाने की कोशिश स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। और लेकिन दूसरी तरफ इधर देखें तो वाराणसी है, जहां नरेंद्र मोदी की खुद की परीक्षा है। लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी अगर एक तरफ जहां ध्यान लगाने के लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी जुबान पर लगाम क्यों नहीं देते, थोड़ी सी अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के तमाम लोग, जो उनके चाहने वाले लोग ही अब कहने लगे हैं। क्या मौसम बदल रहा है या बदल गया है? दिल्ली का तापमान 52 डिग्री से ज्यादा हो गया है, क्या इसी कारण? चलिए
बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खिसक रहा है बीजेपी का जनाधार। क्यों खिसक रहा है और क्यों बढ़ रही हैं कांग्रेस की सीटें, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ओम प्रकाश सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमारे साथी और सीधे अयोध्या से जुड़े हैं। और कल ही शाम को हमने वादा किया था कि अयोध्या से और बहुत कुछ है, ये हम इनके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, क्या बढ़ रहा है, बढ़ रही हैं सीटें कांग्रेस की? 317 सीटें, एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, 313 या 317 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और उनमें से 70% के लगभग सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। और यही परेशानी का सबब है बीजेपी के लिए, यही सबसे ज्यादा परेशानी यहीं पर बीजेपी हो जाती है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में इस बार जो है वोटर कांग्रेस की तरफ दिखाई देते हैं, बीजेपी की तरफ कम दिखाई देते हैं। और यहीं से जब हम उधर वाराणसी की तरफ देखते हैं तो वहां भी परेशानी, क्योंकि वहां भी आमने सामने की लड़ाई है, वहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी है सामने। अजय राय कांग्रेस से है इंडिया प्रत्याशी के रूप में। जब जयशंकर जी और ओम प्रकाश जी के पास हम आएंगे तो और भी नजदीक से उसको समझेंगे, लेकिन आपसे समझूं, क्या यहीं से जनाधार खिसकने और बीजेपी कांग्रेस की सीटें बढ़ने की जो बातें कही जा रही हैं, और यहां से ही हम इस रिजल्ट को आज से समझ सकते हैं, भांप सकते हैं कि आने वाले समय में होने क्या जा रहा है? प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, शुक्रिया। देखिए, यही वो मुख्य बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में जो सीटें हैं उसमें स्ट्राइक रेट जो एक तरफा रहा था, उस स्ट्राइक रेट को इस बार कांग्रेस बिल्कुल उलटती हुई दिख रही है और यहीं से चुनाव पलटता हुआ दिख रहा है। पिछले 2019 के चुनाव में 186 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे और उसमें सिर्फ कांग्रेस 15 सीटें जीत सकी थी। ये ट्रेजेडी रही एक तरह से, और कांग्रेस के विपक्ष में रहने का प्रमुख कारण भी। लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल उलट गया है। इस बार अगर हम सीधे डायरेक्ट संख्या बोलें तो यकीन नहीं होगा, लेकिन 110 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को हराती हुई दिख रही है। 186 में, जो पिछले साल सिर्फ 15 सीटें जीती थी पिछले 2019 में पिछले चुनाव में, इस बार 110 के बीच में कांग्रेस केवल बीजेपी से जीतती हुई दिख रही है। तो इसका आप देख सकते हैं, हरियाणा में जितनी भी सीटें कांग्रेस जीत रही है, 10 में 8 जीते, 9 जीते, वो कांग्रेस जो है बीजेपी से एक मिनट 186 में 100 से 110 सीटें आप कह रहे हैं, जो आमने सामने का है फिगर, उसकी बात कर रहे हैं? जी उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस दूसरे, जैसे तेलंगाना में बीजेपी से तो नहीं जीतेगी, या उड़ीसा में या बीजेडी है, केरल में, उन सब जगहों पर जो फिगर आएंगे वो उसमें एड ऑन होगा। मैं 100 से 110 फिगर सिर्फ बीजेपी से लड़ करके कांग्रेस जीत रही है 186 में, वो मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस इस बार 10 के लगभग पहुंचते दिख रही है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इवन झारखंड में आप जितने चले जाएंगे, जहां पर कांग्रेस सीधे बीजेपी से फाइट करके जीत रही है। अब तमिलनाडु में भी जीतेगी तो वहां तो कांग्रेस बीजेपी अब मानी नहीं जाएगी, या कहीं अब बीजेपी भी हो सकता है कुछ नई सीटें आ जाएं जिसमें कि बीजेपी के मुकाबले में हो। बाकी पूरे देश में परिदृश्य वही है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में भी होगा तो बीजेपी से मुकाबला है, असम में भी बीजेपी से मुकाबला है, कश्मीर को छोड़ दें तो जम्मू सिक्किम में भी बीजेपी से मुकाबला है। तो इन सब जगहों पर कांग्रेस जो है अपनी सीटें बढ़ाती दिख रही है, और एक बड़ा कारण है कि बीजेपी सत्ता में बाहर जा रही है तो उसके चुंबकत्व में, हमने हमेशा चुंबकत्व शब्द का इस्तेमाल किया है, वो कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन की वो धुरी है। और आज कहा भी है खड़गे जी ने कि 24 घंटे के भीतर, या 48 घंटा शायद उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री का ऐलान कर देंगे
जैसे चुनाव 4 जून को रिजल्ट आता है। 24 घंटे की बात ये की है जी। 24 घंटे उन्होंने कहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस के साथ एकजुट होने के बाद उनका वोट बेस बढ़ा है, उनकी मारक क्षमता बढ़ी है। तो बिहार में तस्वीर बदलने की वजह यही है, महाराष्ट्र में तस्वीर बदलने की वजह यही है, तो इस उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलने की वजह यही है कि कांग्रेस के साथ जुड़ करके रीजनल पार्टीज की मारक क्षमता बढ़ गई है। तो बीजेपी को रीजनल पार्टी से भी पराजय का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो 350 के करीब में बीजेपी एनडीए को लेकर के पूरा फिगर होता था, 303 उनका अपना फिगर होता था, वो भारी गिरावट की ओर इस बार है। और ये पूरा एनडीए का फिगर जो है 200 के आसपास, हालांकि आज राहुल गांधी ने 230 के आसपास बता दिया है, पहले वो 180, मैंने अपना आकलन 204 सीटें रखा था, यानी 200 के आसपास लोग पा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का सिमट जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। और इसके चाहे जो कारण हो, लास्ट आवर में वो ध्यान करने जरूर चले जाएं, लेकिन जनता उनको ध्यान करते हुए टीवी पर कितना देखेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बार जब वो गुफा में गए थे तो लोगों ने सोचा था ये उनकी श्रद्धा है और बहुत चाव से देखा था, लेकिन अब इस दौरान जो इनका पूरा ढोंग, प्रपंच, कैमरा जीबी होना, ये सारी चीजें जो सामने आई हैं, उसके बाद इन चीजों पर जनता का भरोसा उठा है। यहीं पर आप मनमोहन सिंह जी के भी स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं, आज जो उनका जारी हुआ है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल कर रख दी है कि कैसे इन्होंने हर वर्ग को, सबकी गरिमा गिराई है, किसानों की गरिमा गिराई, आंदोलनकारियों की गरिमा गिराई, विपक्ष की गरिमा गिराई, पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा गिराई, सबका उन्होंने विस्तार से जिक्र किया है और ये बताया है कि इस तरह का प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला था जिसने सबकी डिग्निटी पर चोट करने का काम किया है। तो ये जो पूरी आबो हवा बनी है, उनकी नेगेटिविटी और इंडिया गठबंधन का एक मुद्दों के साथ खड़ा रहना, जो आज भी जो बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, एक बात कर रहे थे कि वो तीन महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, अपनी 3 महबूबा को वो छोड़ना नहीं चाहती। तो ये 3 महबूबा वही है जिसको देश का अभिशाप बन गई है वो, और उनकी वो महबूबा है जो चिपका के रखना चाहती, वो छोड़ना नहीं चाहते नरेंद्र मोदी। तो मुद्दों पर विपक्ष कायम है और राहुल गांधी के भी स्टेटमेंट में आज आप देखेंगे वो अग्निवीर पर कायम है। अग्निवीर के परिवारों से आपने दिखाया कि बातचीत कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं। तो वो मुद्दों पर चुके बने हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी को सीधे अप्रत्याशित रूप से, जो आज से 3 महीने पहले नहीं सोचा जाता था, उस रूप से चुनौती देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कैसे चुनौती दे रही है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर यह समझना जरूरी है कि जहां आमने सामने की फाइट है वहां, और कांग्रेस ने पिछले लगभग 2 साल, 1.5 साल तो पक्का रखिए, क्योंकि 2022 7 सितंबर 2022 ये डेट बिल्कुल याद रखिए, इसलिए क्योंकि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने देर कर दी, उनको पहले पहुंचना चाहिए था वहां, क्योंकि जो ऊपर वाला जो होता है वो उसके झोली में सबके लिए कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जो पहले आता है, चरणों में जो रहता है, उसको ज्यादा मिलता है, लेकिन जो सिर के पास बैठा होता है उसको थोड़ा कम या शायद ना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज पहुंचे हैं और वहां पहुंच गए थे राहुल गांधी बहुत पहले, 2022 को, 7 सितंबर 2022 को पहुंचे। वहां से पहुंचे चलते चलते 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल नापकर श्रीनगर पहुंचे। उसके बाद राहुल गांधी दूसरी यात्रा इसी साल करते हैं, 14 जनवरी को इसकी शुरुआत करते हैं और मणिपुर से, और वो यात्रा उनकी समाप्त होती है मुंबई में। और उस दौरान राहुल गांधी 6700 किलोमीटर की दूरी हाइब्रिड यात्रा के रूप में पूरी करते हैं, जिसमें पैदल भी चलते हैं, बस से भी चलते हैं और कार पे भी सवार होके चलते हैं, जीप पे सवार होके चलते हैं। लेकिन इसके अलावा पिछले इसी चुनाव के दौरान राहुल गांधी 107 सभाएं करते हैं। राहुल गांधी ने 107 सभाएं की इस चुनाव में। उधर बिहार में तेजस्वी यादव 251 नॉट आउट, 251 251 सभाएं नॉट आउट करते हैं उधर।
तेजस्वी यादव, तो ये सभाएं भी मायने रखती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से लगे हुए थे, लेकिन क्या ध्यान लगा पाएंगे नरेंद्र मोदी जहां पहुंचे हैं वहां, या दिमाग में कुछ और घूमता रहेगा कि इधर क्या हो रहा है बनारस में, क्या हो रहा है अयोध्या में। सीधे आना चाहता हूं ओम प्रकाश जी आपके पास, जरा आपसे समझूं, क्या सचमुच आपको लगता है कि उस जो ध्यान की बात करते हैं, हम लोगों ने जो ध्यान को सुना है थोड़ा बहुत, जो योगासन करने वाले या मेडिटेशन करने वाले लोगों को जितना जानता हूं, उनसे जो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कभी की, तो वो सबसे पहले आपके मन को एकाग्रचित करने की बात कहते हैं, तभी तो आप मेडिटेशन में जाएंगे। नरेंद्र मोदी का मन एकाग्रचित रह पाएगा जो 7 पीढ़ियों को के पाप याद दिलाने की बात करता हो, जो मुजरे करवाने की बात करता हो, जो मंगल सूत्र छीन लेने की बात करता हो, जो टेम्पो से काला धन की बात करता हो। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी ने कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, यह भी नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो ये सब करता हो तो ध्यान में रह पाएंगे? एक तो ये सवाल, और ये एक विस्तृत रूप में इस पे आप तमाम साथी अपनी बात रखिए। लेकिन दूसरी बात, चूंकि अयोध्या में आप बैठे हुए हैं, फैजाबाद में बैठे हुए हैं, अयोध्या से लेकर उधर काशी तक यानी वाराणसी तक क्या कुछ है, और अयोध्या क्या बोलते थे उसको, अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, ये सारी बातें इस बीच होती रहीं। जरा मुझे बता दीजिए कि उधर वाराणसी में क्या कुछ हो रहा है, अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है। राजीव जी, जहां तक मोदी जी के ध्यान लगाने की बात है, तो आपके इस न्यूज पॉइंट में एक नीचे लाइन आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वापस आज रात तक आ जाएगा। मोदी जी का एक कारण ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा था कि इसको मिला एक वोट मोदी को ताकत देगा जो है। उन सारे सवालों से बचने के लिए पहले देश में उनके चंगू मंगू डिबेट कर लें, गोदी मीडिया बोल ले, तब तक उनका ध्यान भी खत्म हो जाएगा, चीजें नरम हो जाएगी। तो मुझको लगता है कि उसका प्रायश्चित करने के लिए, रेवन्ना का प्रायश्चित करने के लिए मोदी जी वहां गए हैं। बाकी उनकी जितनी भी पूरे चुनाव के दौरान चाहे उनके भाषण रहे हों, चाहे उनकी जितनी भी चीजें रही, वो जनता को आकर्षित कर पाई ना चला है, सिवाय अंधभक्तों को छोड़ करके जो है। अवध क्षेत्र की जहां तक बात है, अयोध्या की जहां तक बात है, इस बार अवध क्षेत्र में ना मोदी चले हैं और ना राम चले हैं। फैजाबाद लोकसभा में तो बहुत खास कर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि 5वें चरण में वोटिंग हुई अयोध्या की, और 5 विधानसभाएं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में, अयोध्या में 4 विधानसभाओं की तुलना में 5% वोट कम पड़ा। और वो भी अयोध्या शहर में जहां पे रामलला स्थापित हैं, और रामलला जिस वार्ड में स्थापित हैं उस वार्ड में भी जो है वहां का पार्षद जो है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मुसलमान है और वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इस बार फैजाबाद शहर और अयोध्या शहर जो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वहां आश्चर्यजनक रूप से वोटिंग कम थी। पूरे अवध क्षेत्र में जो पिछली बार यहाँ की सीटें हुई थी, लगभग 2 सीटें श्रावस्ती और अंबेडकर नगर ही विपक्ष के खाते में थी। एक जगह, दोनों जगह बसपा जीती थी, बाकी खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार इसका उल्टा दिखाई पड़ने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 से लेकर 4 सीटें आ रही हैं, बाकी लगभग 10 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही। तो मोदी का जो बना बनाया था, और जो मसला है मोदी की जो बौखलाहट का, मुझको जो लगता है कि जो 60 साल की मेहनत संघ ने की थी जोड़ने की तकनीकी रूप से, जो और जातियों का जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का, उसमें अर्थ पिछड़े और दलितों को जो उन्होंने जोड़ा था 2014 और 19 में, वो पूरी तरीके से उनसे टूट चुका है। बहुत कम हिस्सा जो लाभार्थी वर्ग का एक था, जिसको आप 10 से 15% भी मान सकते हैं, बाकी 60 से 70% जो है वो ताकत जो है उनकी कम हो गई है। ये उनकी बौखलाहट का राज है, और तमाम सूत्र उनके पास हैं और तमाम चीजें हैं जो उनको रिपोर्टिंग करती हैं। तो जैसे जैसे चरणों के चुनाव होते गए लोकसभा के, और जैसे जैसे उनको रिपोर्टिंग होती गई उनके अपने सूत्रों से मोदी जी के, वैसे वैसे उनकी बौखलाहट जो है और बढ़ती गई। 6वें चरण के बाद तो एकदम से बौखला गए हैं, और 7वें चरण के बाद तो ध्यान आज लगाने जा रहे हैं, 7वें चरण के बाद पूरी तरीके से ध्यान लगाने चले जाएंगे। जी, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन जरा मुझे वाराणसी की का हाल बताइए। वाराणसी में क्या कुछ है? देखिए, वहां पर 50% से ज्यादा मतदाता यादव, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम और दलित मिलके हो जाते हैं,
और क्या यही परेशानी है यहाँ ओबीसी को भी अगर मिला लीजिए वहाँ पे, तो ये भी परेशानी है क्योंकि डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी वहाँ रोड शो कर चुके हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव और इनकी सभा हो गई, राहुल गांधी की सभा हो गई, और लगातार इन सभाओं में लोगों का हुजूम वहाँ पर रहा, एक सैलाब रहा। और ये उस जगह पे यानी वाराणसी में, तो क्या वाराणसी की सीट फंसी हुई है नरेंद्र मोदी की? निश्चित तौर से वाराणसी की सीट पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है, और बनारस और इलाहाबाद दो ऐसे सेंटर हैं जहां पर नौजवान तैयारी करता है और एक बड़ा वर्ग है जो है उनका जो है, तो इस बार नौजवानों में बहुत सी नाराजगी हो, चाहे जिस जात धर्म का रहा हो, उसने जो है उस सवाल पर जो है इंडिया गठबंधन को वोट किया है। दूसरा जो बड़ा कारण जो है मोदी की घबराहट का है वो ये है कि उनका जो सहयोगी दल है अपना दल, जो एक खास वर्ग की जात की राजनीति करता है कुर्मी की, वो इस बार उनसे छटक गया है। अनुप्रिया पटेल जी, अनुप्रिया पटेल का विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, जयशंकर जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने बहुत होशियारी के साथ अपना देखो की रणनीति अपनाई थी। जहां जहां भी कुर्मी प्रत्याशी थे, वो चाहे जिस राजनीतिक दल के रहे हों, उनको जिताया, और उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 4 दर्जन कुर्मी जो है वो विधायक चुन के पहुंच गए। इस बार लोकसभा में भी उसने अपना दल का कोई आह्वान नहीं माना, और जहां भी कुर्मी उम्मीदवार थे या दूसरे लोग थे, उनको जो है उनके साथ जुड़ गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज छोड़ के जहां अनुप्रिया पटेल लड़ रही, उनका सहयोगी लड़ रहा है, उनको छोड़ करके लगभग सभी सीटों पर कुर्मी मतदाता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खुलेआम दिखाई पड़ा। ना भी उनकी जात का प्रत्याशी रहा हो वहां पे, वो भी उनके साथ चला गया है। बड़ी नाराजगी है। तो कुर्मी और अति पिछड़ों की वापसी और नौजवानों का मामला जो है वो मोदी को संकट में डाल रहा है बनारस में। हालांकि मोदी जी जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगी, ये निश्चित है। जी, ये बिल्कुल जो आप आखिरी लाइन बोल रहे हैं कि हालांकि मोदी जी जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन जो है, अब देखिए जो स्टार प्रचारक हो, जो देश का प्रधानमंत्री हो, जिसके नाम पर पिछले 10 साल से बीजेपी सिर्फ नाम पर चुनाव जीतती आती हो या जीतने का लक्ष्य लेके चलती हो, अगर उसी की मार्जिन जो है कम हो जाए तो फिर आगे क्या होगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं जयशंकर जी, जब हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, अभी आप घूम के आए पूर्वांचल पूरा, और आप खुद वहां से बिलोंग भी करते हैं, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं, ये जो 13 सीटें हैं जिसमें पूरी की पूरी सीटें पूर्वांचल की ही हैं, और अगर यहां पर यह सीट फंसी हुई है, बनारस की सीट फंसी हुई है, तो पूर्वांचल की और सीटें भी फंसी होंगी। और क्या यहां से दूसरे राज्यों को भी कुछ मैसेज जा रहा होगा? और क्यों आखिर नरेंद्र मोदी को पूरी टीम उतारनी पड़ी? और ना सिर्फ बीजेपी की टीम बल्कि एनडीए यानी दूसरे दलों के नेता भी वहां मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी के पक्ष में वहां प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको, और कैसे यहां से हम उत्तर प्रदेश के जो 6 चरणों के मतलब दूसरे राज्यों को भी उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 6 चरणों के चुनाव हो गए, मतदान हो गए, उसको कैसे देखा जाए? क्या सब कुछ पहले से पैक हो चुका है? क्या इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50% से भी कम सीटों पर उसे संतोष करना पड़ेगा? राजीव जी, भाजपा के जो रणनीतिकार लोग हैं, अब वो चुनाव आयोग पे तोहमत लगा रहे हैं कि भाई 7 चरणों में चुनाव क्यों करवाया। 7 चरणों में चुनाव कराने का एक तो ये हुआ कि इतनी गर्मी प्रचंड पड़ रही है, झुलसाती हुई गर्मी, इसमें नेताओं को घर घर जाना, प्रचार करना, रैलियों में भीड़ जुटाना बहुत भारी पड़ रहा है। और दूसरे चरण दर चरण मतलब हर चरण में हालत और खस्ता होती जा रही है। जो पहले चरण में जितनी हालत खस्ता थी, उससे ज्यादा खस्ता दूसरे चरण में दिख रही है, उससे ज्यादा तीसरे चरण में दिख रही है, उससे ज्यादा चौथे चरण में, उससे ज्यादा 5वें चरण में, और उससे ज्यादा भी अब तो 6ठे और 7वें चरण की बात है। और देखिए, पूर्वांचल की जो ये सीटें हैं, इनके बारे में आप कुछ बातें, बेसिक बातें समझ लीजिए। एक तो ये समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन का गढ़ रहा है पूरा का पूरा ये इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और जब 2019 में पुलवामा, बालाकोट, अभिनंदन के नाम पे जो एक फर्जी राष्ट्रवाद चलाया गया था, जिसके चलते पूरे देश भर के चुनावी नतीजे पलट गए थे, उसके बावजूद इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। वो थी
गाजीपुर, घोसी और आजमगढ़। जी। और भी कई सीटें थी जिसमें बहुत मामूली अंतर से हार हुई थी। जैसे मछली शहर की सीट है, 181 वोट से गठबंधन का उम्मीदवार हारा था। तो एक तो ये चीजें हैं, और दूसरा यह है कि देखिए कुछ दिनों पहले तक जब बात होती थी राजीव जी, तो हमारे जैसे लोग भी कहते थे कि भाई देखिए 5-6 सीटें ऐसी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो 7वें चरण में होगी, वो तो लगता है कि बीजेपी के खाते में जाएंगी, और 5-6 सीटें ऐसी हैं जो गठबंधन को मिल सकती हैं। लेकिन आज की हालत ऐसी हो गई है कि आप किसी एक सीट के बारे में दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वाराणसी की बात जहां तक है, देखिए प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ पूरे शासन की, प्रशासन की, कारपोरेट लॉबी की, मशीनरी, पैसा, रुपया सब कुछ लग गया है, सिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों और प्रचारकों को छोड़कर। वो पूरी ताकत से नहीं लगे हैं इस बार, जिस तरह से हर चुनाव में लगते थे, इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक उदासीनता का भाव है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, उनका सही कर रहे हैं कि भाई चुनाव हारेंगे नहीं, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम हो जाएगा। वैसे आपको बताऊं मैं कि इस देश ने बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी चुनाव हारते हुए देखा है, और इसी अवध और पूर्वांचल के इलाके में चुनाव हारते हुए देखा है। उनको, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को चुनाव हारते देखा है। तो जब जनता की लहर जो चल जाए, तो उसके बाद तो फिर बड़े बड़े पेड़ भी उसमें खड़े नहीं रह सकते, तब सब उखड़ जाते हैं। तो ऐसा है। अब देखिए सीधी सी बात है, आज मैं आप ही के द्वारा सुन रहा था जो आप दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री जी के जो भाषण थे, तो हम बार बार यही कहते रहे हैं कि चरण दर चरण जो चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद उनकी एक बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उनकी भाषा अमर्यादित, तो अब कहना गलत है, गाली गलौज की भाषा होती चली जा रही है, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसकी जांच करनी चाहिए। अभी उन्होंने उड़ीसा के किसी सभा में कहा कि नवीन बाबू की जान को खतरा लग रहा है, उनकी स्वास्थ्य के खिलाफ साजिश की हो रही है, सेहत खराब, उनका हाथ कांप रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जबान लड़खड़ा रही है, कहना कुछ चाह रहे हैं, कुछ और निकल रहा है उनकी जबान से। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री जब तक है वो इसकी जांच करानी चाहिए, बल्कि वहां ध्यानमग्न होने के बजाय किसी मनोचिकित्सक के यहाँ जाकर के उससे अपनी राय मशविरा करना चाहिए। और मतलब आप समझ लीजिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी को समझने की भूल ना करें। भाई भूल कौन कर रहा है? मोदी को सब समझ चुके हैं। मोदी को चाहे विपक्ष के दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो बीजेपी के सहयोगी दल थे वो हैं, जवान, किसान, नौजवान, सब उनको समझ चुके हैं। सभी को उनमें कहीं ना कहीं हिटलर की आत्मा मौजूद दिखाई देती है। चूंकि कहते हैं कि हम तो बायोलॉजिकल नहीं हैं, हम अविनाशी हैं, लेकिन हिटलर जैसे आदमी को भी आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो सब उनकी सच्चाई को समझ चुके हैं। उन्होंने सबको ठगा है। एक कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाई साहब ने ठगा नहीं। तो सबने सबको ठगा है, चाहे नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, सबको ठगा है। तो सब लोग अब इस बार उनको सबक सिखाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है, जैसे अभी वो हमारे मित्र ओम प्रकाश बता रहे थे कि अवध के इलाके में कोई राम लहर जैसी कोई चीज नहीं है। ये हम लोग बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं। एक तो आधा अधूरा मंदिर बना करके, एक तो फर्जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करवा करके, जिसका विरोध इस देश के 4 प्रमुख शंकराचार्यों ने किया जी। उसके नाम पे आप विपक्ष को गालियां देते रहे कि विपक्ष नहीं आया तो रामद्रोही है, तो फला है, तो ठिकाना है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दूसरा क्यों जाएगा कोई? इसलिए वो क्लिक नहीं किया मामला। कहीं ना कहीं ये लगा लोगों को, भाई ठीक है मंदिर बन गया, ठीक, अच्छी बात है। अब ये बताओ यार, हमारे लिए जो कहा था वो कहा, किया क्यों नहीं, क्या वो लोग पूछ रहे हैं। तो इस तरह की कोई लहर जनरेट नहीं हो पाई। 370 का मामला है, भाई ठीक है 370 हट गया, लेकिन उससे आम भारतीय को, आम हिंदुस्तानी को, आम नौजवान को, आम किसान को क्या मिला, ये तो समझाना चाहिए। या कश्मीर के लोगों को क्या मिला? कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित जाकर के बसाया जा सका क्या? तो ये सारे सवाल घुमड़ रहे हैं, और इन सवालों का कोई जवाब तो इन लोगों के पास है नहीं। अब वो कभी
अपने भाषणों में धमकी भी देना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी यादव को कह देते हैं कि उठा के जेल में बंद कर देंगे, जी जेल जाना पड़ जाएगा। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं भाई, कानून को जो काम करना होगा कानून अपना काम करेगा, चुनाव के बाद भी करेगा, चुनाव से पहले भी। आप तो चुनाव के बीच में मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, हेमंत सोरेन को किया, अरविंद केजरीवाल को किया, तो ये सारे काम तो आप कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया है कि आदमी अगर ये और आ गया अगर किसी हालत में भी, तो फिर देश को तबाही तो हो ही चुकी है, हो ही रही है। आज आप सोचिए कि जिस देश पर उसके जीडीपी का 1.5-2 गुना विदेशी लोन हो, विदेशी ऋण हो, हर भारतीय 1.5 लाख रुपए के विदेशी कर्ज में डूबा हो, उस देश की तबाही में और क्या बचा रह गया है। तो ये सारी बातें तो हैं। ये जो भी नई सरकार आएगी, चाहे वो इनकी आएगी उनकी आएगी, नहीं मालूम है। अभी तक तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले हम लोग गिनते थे कि साहब 200 के आसपास सीटें मिल जाएंगी बीजेपी को, अब तो पता नहीं जो हालत बन रही है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 तरह के मतदाता इस चुनाव में दिखाई दिए हैं, ध्रुवीकरण साफ दिखाई दिया है। एक मतदाता है जो चाहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए, तीसरी बार भी उनको बनना चाहिए, लेकिन उनके मन में कोई उत्साह नहीं है, उनकी भीड़ कहीं मतदान केंद्रों पे दिखी नहीं, कहीं लाइन लगी नहीं, उनके मुद्दों को लेकर के कोई कतारबद्ध नहीं हुआ। दूसरा तबका है जो ये चाहता है कि मोदी जी बहुत हो चुका, जितना नाश सत्यानाश करना था कर लिया आपने, अब आप जाइए, अब आपको आराम करने की जरूरत है, अब आप आराम करिए। वो तबका मैंने देखा है कि मेरठ से लेकर के, बागपत से लेकर के, गाजियाबाद से लेकर के, गोरखपुर तक, बागपत से लेकर बलिया तक लगातार सक्रिय है। मतदान केंद्रों पे लूट की चपेट हो, पुलिस प्रशासन के डंडे हो, धमकियां हो, गिरफ्तार करने की धमकियां हो, उन सबको अनदेखी करते हुए मतदान केंद्र पे डटा रहा और उसने मतदान किया है। तो ये बेसिक फर्क है। एक तो मतदान में जो कमी आई है, वो मतदान में कमी उनकी आई है जो अंधभक्तों की जमात है। आरएसएस के लोग उतना सक्रिय नहीं रहे, आरएसएस के लोग उदासीन हो गए, मतदान केंद्रों पर उतना दिखाई नहीं दिए, आगे नहीं बढ़े। तो एक तो ये बड़ा कारण ये रहा। दूसरी तरफ जो विरोधी जमात के लोग थे वो इस बार सक्रिय दिखाई दिए, और जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री इस बार जो दिखाई दी है इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच में, मतलब मैं उनको सलाम करना चाहता हूं। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। मतलब हमने 1977 का चुनाव देखा है, उसमें भी आरएसएस को लेकर के कहीं ना कहीं मन में एक व्याधि रहती थी लोगों के, हालांकि सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। अब जिस तरह का उद्धव ठाकरे का भाषण मैं सुन रहा था, मंच से बोल रहे थे, मुस्लिम आबादी के बीच में बोल रहे थे जाकर के, और बता रहे थे कि भाई ये कैसे किस तरह से हमको नकली संतान, हमारे पिता की नकली संतान बोल रहा है ये आदमी, तो इसको सबक सिखाने की जरूरत है। और मैं आपके खिलाफ कभी बोलता था, लेकिन आज आप लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातें जो निकल करके आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर घबराहट, बेचैनी पैदा कर रही है। चरण दर चरण जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अंदर खाने, उससे इनकी बौखलाहट बढ़ रही है। बौखलाहट में भाषा भी उसी ढंग की हो रही है, गाली गलौज। अब वो कहते हैं कि साहब हमको लोग गाली देते हैं, हम तो गालियां गिन रहे हैं, तो कोई बता रहा है 201 गालियां, तो कितनी गालियां दे दी है। भाई जो आदमी खुद ही गाली देता है, दिन रात गाली देता है, और वो दूसरों पे तहमत लगाता है, आरोप लगाता है कि हमारे ऊपर हमको लोग गालियां देते हैं, तो इस तरह का लोग, जनता समझदार हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। और जिस तरह से राहुल गांधी लोगों के बीच में, आज वो भी मेरी आंख भर गई जब वो अग्निवीर के घर गए थे, वो जिस तरह से बात वो आदमी कर रहा है, उनके दुख दर्द को मतलब हंसते हंसते उसको ये करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप में लग रहा है कि आदमी है जो जनता के बीच का है, जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में जाएगा, उनके दुख दर्द में शामिल होने वाला ये आदमी है। इसलिए उस पर एक भरोसा जम रहा है लोगों का। यही एक कारण है सबसे बड़ा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मेरे ख्याल से अगर 1, 2, 3 सीट कोई मिल जाए तो मिल जाए, वो ठीक है। बहुत सारी सीटें फंसी है, नेक टू नेक होता है, कहीं कुछ मार्जिन कम या अधिक हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को, जो पिछली बार में 3 सीटें छोड़ करके बाकी सारी सीटों पे जीत गए थे, इस बार ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जी 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 बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे आपका भी कहना है, जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा है,
वैसे वैसे नरेंद्र मोदी के हाथ से ये चुनाव निकलता हुआ दिखाई देता गया। पहला फेज, उसके बाद दूसरा, तीसरा। एक बार जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास आता हूं, फिर हमारे तमाम साथियों के बीच फिर से आप लोगों के बीच आता हूं। प्रेम कुमार जी, जल्दी से छोटा सा एक कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। क्या आपको भी लगता है, चाहे और 7 चरणों में मतदान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उधर पश्चिम बंगाल, इन तीनों में 7 चरणों में मतदान करवाना, ये भी क्या भारी पड़ गया नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए? जी, निश्चित रूप से राजीव जी, जब एक तरफ वही जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो डीएमबी होते हैं वो लू की घोषणा कर रहे हों, स्कूलें बंद कर रहे हों, यानी लू की घोषणा करना मतलब क्या है कि एक एहतियात ऐसा कि जिसमें बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ता है, तो वो घोषणा कर रहे हों और वही व्यक्ति चुनाव के लिए अधिक मतदान देने की अपील कर रहे हों। दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, तो ये विडंबनापूर्ण भी है और एक ऐसी स्थिति है जो बताती है कि चुनाव इतने भीषण गर्मी में होना सही नहीं है। आज अखिलेश यादव ने कहा भी है कि ये भीषण गर्मी में चुनाव कराना भी बीजेपी को भारी पड़ रहा है और जनता इसलिए भी उनके खिलाफ वोट कर रही है। वो उनका राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन एक सोच विचार करके अगर देखा जाए तो एक संवेदनशीलता तो होनी चाहिए ना। इतनी भीषण गर्मी में हम बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारे एहतियात के साथ हैं, उसके बावजूद हम कैसे लोगों को कहें कि वोट दीजिए। एक बात तो ये है, 7 चरण में करना, अगर ये 7 चरण भी करना था तो थोड़ा पहले करते कि इस भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिलती। और ये 42 दिन का तो बहुत ही बड़ा है, इससे पहले भी हुए हैं लेकिन 4 हफ्ते में 5 हफ्ते में निपट गए हैं इससे। लेकिन ये 6-6, 7-7 हफ्ते तक चुनाव करना, ये ऐसे तब जबकि हम ईवीएम के प्रति 10 तरह के तर्क रखते हैं कि और बैलेट पेपर की आलोचना करते हैं। अब तो हमें तो लगता है कि बैलेट पेपर से जल्दी चुनाव हो जाता है और ईवीएम से ज्यादा समय में चुनाव होता है। ये एक नए किस्म से भी बात उठेगी और इसके बाद भी ईवीएम का पकड़ा जाना और तमाम तरह की चीजें भी इससे जुड़ी हुई हैं और नियमितताएं भी जुड़ी हैं। ये सारी चीजें हैं जिस पर चुनाव आयोग कंट्रोल नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये भी है कि जिस तरह से ध्यान के जरिए ध्यान भटकाना, ये तो राजनीतिक काम हो सकता है, लेकिन ध्यान के जरिए साइलेंस पीरियड को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है और चुनाव आयोग उस पर खामोश है। इससे पहले भी टेलीवाइज किए गए सारे इंटरव्यूज मतदान वाले दिन में और चुनाव को उस साइलेंस पीरियड को खुलेआम तोड़ा गया टेलीविजन के जरिए। तो इसके अलावा बूथ के भीतर जिस तरह से एक पार्टी के चुनाव चिन्ह लेकर लोग जाते रहे, सामने में टेंट भी लगा, पूरे देश में ये तमाशा हुआ। कहीं भी चुनाव आयोग ने रोका नहीं कि आप 100 मीटर की परिधि में जो सीमा होती है उसके हिसाब से आप नहीं ले जा सकते हैं वहां चुनाव चिन्ह, लेकिन वो पर्ची बाकायदा बांटा गया। वोट देने की अपील वाली पर्ची थी, प्रधानमंत्री के फोटो वाली पर्ची थी, सारी धज्जियां उड़ी हैं। तो चुनाव आयोग इन सवालों को लेकर के, चाहे 7 चरण का चुनाव हो, चाहे चुनाव के दौरान एक पक्षपातपूर्ण रवैया हो, चाहे साइलेंस पीरियड का सम्मान नहीं होना हो, इस पर चुनाव आयोग पर हमेशा उंगली उठती रहेगी, चाहे इस चुनाव के नतीजे जो हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो इस बात को भुला दिया जाएगा कि चुनाव आयोग ने जो साइलेंस पीरियड में किया सब सही था, तब भी यह गलत ही रहेगा, ये सही नहीं होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी और इन तमाम जानकारी के लिए। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, पहले आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। प्रकाश जी, जब हम चर्चा ये कर रहे हैं कि बढ़ रही हैं कांग्रेस की सीटें, आप उस राज्य में हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और 186 सीटों की बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी, जहां आमने सामने की लड़ाई है, उसमें से लगभग 65 से 70% स्ट्राइक रेट बताया जा रहा है कांग्रेस का, यानी कि 65% सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती हैं, जिसमें कर्नाटक भी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, ये तमाम राज्य हैं और कुछ इधर के राज्यों में जहां आमने सामने की लड़ाई है वहां पर जबरदस्त फाइट कांग्रेस दे रही है, देती आई है। जरा समझूं आपसे, क्या आपको लगता है कि अगर जैसे ही कांग्रेस मतलब तिहाई में पहुंचती है, कांग्रेस के आंकड़े
100 से ऊपर पहुंचते हैं वैसे वैसे बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं, ये बताया जा रहा है कि संभावनाएं वैसे वैसे कम होती जाएंगी और सीटें जैसे जैसे कांग्रेस की बढ़ेंगी। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ने का मतलब है कि इंडिया बीजेपी की सीटें कम होना, क्योंकि आमने सामने 186 सीटें ऐसी हैं जहां लड़ रहे हैं ये आमने सामने। और उसके अलावा बीजेपी के लिए चुनौती उधर बिहार में भी है, बीजेपी के लिए चुनौती इधर महाराष्ट्र में भी है, बीजेपी के लिए चुनौती, सीधी चुनौती उधर पश्चिम बंगाल में भी है, बीजेपी के लिए चुनौती उन तमाम राज्यों में है जहां पिछली बार 90% या उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट था। और वैसे राज्यों में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है, ये विश्लेषक कह रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप यहां? और अगर ऐसी स्थिति आती है कि कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार करती है, तब उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी की जो भाषा आज की है उसमें और तलखी हम देखेंगे, या चुप रहेंगे नरेंद्र मोदी? राजीव जी, जो भाषा है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो तल्ख नहीं कही जा सकती, असंसदीय भाषा तो उनकी है ही। और अभी जयशंकर जी ने कहा कि गाली गलौज भी कहा जा सकता है उसे, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। संसद में जहां पे आप शहजादा नहीं कह सकते, राजा नहीं कह सकते, नवाब नहीं कह सकते, महाराजा नहीं कह सकते, लेकिन संसद के बाहर प्रधानमंत्री ये सारी बातें कह रहे हैं। बीजेपी की हालत खराब होती इसलिए नजर आ रही कि प्रधानमंत्री के भाषण को आप एक बैरोमीटर मान सकते हैं। प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर जैसे जैसे गिर रहा है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की बौखलाहट बढ़ रही है, क्योंकि देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी को रिप्लेस कर सकती है। और अभी जो आपने कहा कि बीजेपी, अगर कांग्रेस को तिहाई में सीटें मिली, जिसकी बहुत संभावना है कि अगर कांग्रेस को 125 सीटें भी मिल जाती हैं, तो समझ लीजिए तय है कि फिर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, क्योंकि बीजेपी के साथ जो एनडीए के दूसरे दल हैं वो उतने मजबूत दल नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ जो भी दल हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काफी बड़े हैं, पावरफुल हैं। देखिए 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी और बीजेपी को 138 सीटें मिली थी, लेकिन सरकार यूपीए की बनी थी, क्योंकि कांग्रेस में दूसरी पार्टियों को एकोमोडेट करने की गुंजाइश ज्यादा है। बीजेपी तो शिवसेना को एकोमोडेट नहीं कर पाई। जो गर्दिश के दिनों में जब 2 सीटें थी बीजेपी की, तब से उसके साथ थी, तो बीजेपी अपने लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाती। एक फिल्म में एक डायलॉग था, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गंभीर बात हो रही तो, कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो बीजेपी को इंडिया अलायंस से डर नहीं लगता साहब, कांग्रेस से डर लगता है, क्योंकि कांग्रेस का जो डर है, कांग्रेस की एक सीट बढ़ने का मतलब है बीजेपी की सीट कम होना। और हर जगह ये होने वाला है कि कांग्रेस की जितनी सीटें बढ़ेगी, आप पाएंगे कि उतनी सीटें बीजेपी की कम होने वाली। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस के दूसरे धड़े हैं, उन दलों की सीटें भी जो बढ़ेगी, वो भी बीजेपी की सीटें सीधे सीधे कम करेगी। तो बीजेपी की मुसीबतें बहुत सारी। आप देखिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 44 बार गए, यानी 120 महीने में 44 टाइम्स वो गए अपने संसदीय क्षेत्र में, इतना उन्हें खौफ रहा। और इस चुनाव में आप देखिए तमाम दिग्गज नेता डेरा डाले हुए बनारस में। अरे आप तो प्रधानमंत्री हैं, सुपरस्टार हैं अपनी पार्टी के, आपको क्या जरूरत है नड्डा की, क्या जरूरत है अमित शाह की, क्या जरूरत है योगी की, क्या जरूरत है डिप्टी सीएम की, क्या जरूरत है मोहन यादव की, और क्या जरूरत है पार्टी के जिला स्तर के दर्जनों पदाधिकारियों की, जो वहां जाके दिन रात लगे हुए हैं। क्योंकि बीजेपी ये मान रही है कि किसी भी तरह से बनारस चोटों की सीट उन्हें जीतनी है और बड़ी मुश्किल में है। एक और बात देखिए कि मोदी जी पिछले चुनाव में किन बातों को लेकर प्रचार करते हैं। वो लंबी फहरिस्त है कि उन्होंने कभी दहेज, कभी मंगलसूत्र, कभी मुस्लिम, क्या क्या बातें कही। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने नोटबंदी की, हमें वोट दीजिए। कभी कहा कि हमने जीएसटी लाए, हमें वोट दीजिए। कभी कहा कि हमने टीके लगवाए कोरोना वायरस के, हमें वोट दीजिए। कभी ये नहीं कहा कि हमने गांव में गांव गोद लिए हैं, हर संसदीय क्षेत्र में वोट दी। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। और एक और बात, जो राहुल गांधी के साथ जब मोदी जी की तुलना होती है,
तो विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी के सरोकार जो है वो देखिए, राहुल गांधी किन मुद्दों पे बात करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। और अगर आप अतीत में जाके देखेंगे, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री बीजेपी के संगठन मंत्री हुआ करते थे या वो प्रचारक होते थे, तब वो किन मुद्दों पे बात करते थे, किन लोगों से मिलते थे, किन की समस्याओं को हल करने की बातें वो करते थे। जब वो सीएम भी बने तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये रही कि सिंगूर से जो टाटा का उपक्रम हटा है वो गुजरात आ जाए, अडानी को किस तरह प्राइवेट पोर्ट्स दिए जाएं, अडानी के पोर्ट्स तक कैसे रेल लाइन डले, अडानी के पोर्ट्स तक कैसे अलग से सड़क बने, हाईवे की तरह सड़क बने। उनकी सारी चिंताएं ये थी कि किस तरह से कुछ उद्योगपतियों का हित होता रहे। जब वे मुख्यमंत्री थे तब, और जब वे विपक्ष में नेता थे तब उनकी एकमात्र चिंता ये हुआ करती थी कि कैसे हम अपने वोट का आधार बढ़ाएं, कैसे धनपतियों को प्रभावित करें। ये तमाम कोशिशें उनकी रही। दूसरी बात है कि जिस तरह, जिस बेशर्मी से हिंदू मुस्लिम, जिस अश्लील तरीके से प्रचार किया गया, ये इतिहास में शर्मनाक है। और अगर मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति जो बहुत कम बोलते हैं जी, वे गंभीर बात करते हैं इस पे, इसे गंभीर मुद्दा मानते हैं, तो वाकई ये गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जब हिमंता बिश्व शर्मा ये कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता हूं क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अहम है, तो मुझे लगता है कि ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कुल मिला के एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ नफरत का बाजार है। तो इस सब को देखते हुए लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। चुनाव में हार जीत चलती रहती, हो सकता है मोदी जी जीत जाएं, हो सकता है नहीं भी जीतें, लेकिन ये बात तय है कि लोग जो चेहरा देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, उससे लोगों के मन में प्रधानमंत्री की छवि बहुत धूमिल हुई है। और दुनिया के नक्शे में भारत की छवि धूमिल हुई है। और इसे रिपेयर करने में जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा उसे कई साल लग जाएंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि रिपेयर होने में कई साल लगना जो है वो बात भी खूब मानी जा रही, कही जा रही है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, क्या लगता है आपको, ज़रा ये बताइए कि आपको भी लगता है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा आने वाला है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो ज़मीन तैयार की है उस ज़मीन पर खेती न सिर्फ कांग्रेस कर रही है बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल करते हुए नजर आए, और इसीलिए उधर अखिलेश यादव हों या इधर तेजस्वी यादव हों या उधर महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे हों, ये तमाम नेता बहुत मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते नजर आए। दिल्ली में जैसे ही जमानत पर, अंतरिम जमानत पर रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, वो सब जगह कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आए। कांग्रेस के, चाहे वो दिल्ली के जो 3 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है वहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आए, चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल नजर आए, इनके मनीष तिवारी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। यानी एक तरह से देखा जाए कि कांग्रेस ने एक जमीन तैयार कर दी थी, राहुल गांधी ने तैयार कर दी थी, और आज राहुल गांधी इतने परिपक्व नजर आते हैं, जिनका जिक्र अभी कर रहे थे जयशंकर गुप्त जी, जिसके बारे में हम लोग जिनका वीडियो दिखा चुके हैं हम। एक अग्निवीर के घर जाते हैं जो शहीद हो चुका है, उनके परिजनों से मिलकर जो ढांढस बंधा रहे हैं, जो सांत्वना दे रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और इन सब को देखा जाए तो कांग्रेस का जनाधार और उसके साथ साथ बीजेपी का जनाधार। राजीव जी, पहली बात तो राहुल गांधी जो वो शहीद परिवार में गए, मैं वो बात सुन रहा था, उनको ऐसे मौकों पर ऐसे परिवार से बात करना आता है, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है राजीव जी। किसी ऐसे परिवार के पास अगर आप जाएं जिसके ऊपर दुखों का बांध टूट गया हो, आपको शब्द नहीं मिलते कि आप बात क्या करें उससे। राहुल गांधी अगर उससे बात कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता है किसी और नेता में, या मैं तो अपना ही बता सकता हूँ कि मुझको भी बड़ा मुश्किल होता है कई बार जी, ऐसे किसी परिवार के साथ बात करना कि बात क्या करें। दूसरी बात देखिए, एक तो पॉलिटिकल लॉजिक है और दूसरा जो मैथमेटिकल लॉजिक है। मैं दोनों चीज़ों पे बात करूंगा आपसे।
आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इस ऐतिहासिक चुनाव का, लोकसभा का प्रचार खत्म हो गया। हालांकि नरेंद्र मोदी जी का प्रचार जारी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया। अब 36 घंटे के अंदर वोट पड़ेंगे और चुनाव का मतदान भी जो है वो पूरा हो जाएगा। 3-4 बहुत खास बातें रही हैं चुनाव में। अब हम प्रचार को हम तुलना कर सकते हैं 1 मिनट के लिए राजीव जी। एक बहुत बड़ी जिसकी आशंका थी कि कोई पुलवामा जैसी घटना हो जाएगी, कोई जो बहुत उदासीन लोग हैं वो कह रहे थे नहीं जी वो तो पीओके पे अटैक कर देंगे, चुनाव पलट जाएगा, कोई ऐसी ऐसी बातें आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण, छुटपुट घटनाओं को छोड़ के सामान्य परिस्थितियों में चुनाव हुआ है। एक बात। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के 5, 6, 10 बड़े नेता आप मान लें जी, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, डीएमके के स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये नेता जो मुख्य तौर पर प्रचार अलग अलग जगहों पे इंडिया गठबंधन का कर रहे थे, इन नेताओं के से कोई गलती नहीं हुई बोलने में। एक भी भाषण, एक भी बयान, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं हुआ कि जो मीडिया ने विवादित करार किया हो। बीजेपी तो प्रतिद्वंदी पार्टी और करेगी ही जी, लेकिन कोई जो न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने कोई विवाद नहीं खड़ा किया। किसी ने ये नहीं लिखा कि अरे ये क्या कह दिया राहुल गांधी ने, अरे उद्धव ठाकरे ये क्या बोल गए, और उस पर बयानबाजी चालू हो जाए और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग चालू हो जाए। एक भी गलती, ये बड़ी बात है कि एक भी गलती नहीं हुई है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से। इसका मतलब है कि उनका जो पूरा प्लान था बहुत वेल डिजाइन था, उसके पीछे समझदार लोग थे, कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी चरण बाय चरण उनकी तय थी। मोदी साहब से उसके विपरीत गलतियां हुई हैं। मैं उन गलतियों को मानता हूं कि विपक्षी पार्टी के अलावा जब समाज बोलने लगे कि ये क्या गलती है, जी, जैसे मणिशंकर अय्यर ने कुछ बोल दिया था, तो जब इंडिपेंडेंट लोग भी कहने लगे कि भाई ये क्या गलती हो गई, तो मोदी की तरफ से वैसी गलतियां हुई हैं। चाहे वो मुस्लिम लीग की बात हो, चाहे वो घुसपैठिए कहने की बात हो, चलिए वो तो उनकी राजनीति थी, लेकिन भैंस, मंगलसूत्र, अडानी अंबानी, टेम्पो, ये तमाम सारी बातें, और अब जो है मुजरा और इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल जो आज भी उन्होंने किया है कि लगभग धमकी दी है वो जी, वो जो भाषा है वो धमकी वाली भाषा है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। बिल्कुल। ये कौन कहता है? ये धमकी भरी भाषा। तो एक तो ये उसका विशेष वो रहा कि कोई गलतियां नहीं हुई। तीसरा चीज कि इंडिया गठबंधन का एकता जो है वो बनी रही और बहुत अच्छी केमिस्ट्री नीचे तक गई। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं राजीव जी जो कि बहुत ही इस रेखांकित करने वाली, और एक बहुत अहम बात जिस पे चुनाव टिका हुआ है कि ब्रॉडकास्ट मीडिया, टीवी मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो एकदम गिर गई, और एक नया मीडिया जिसका आप भी हिस्सा हैं, वो एक नए मीडिया ने समाज के गहरे तक असर किया, इम्पैक्ट किया है। बहस का और पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने में, बदलने में या ढालने में उसने एक बड़ी भूमिका अदा की है। तो चुनाव इस ढंग से जो हुआ है, चार मुख्य चीजें मैं गिना सा चाहता हूँ। अब दूसरा मैं अरिथमेटिक पे आता हूँ जी। मैं सीटों की गिनती नहीं कर रहा हूँ, वो काम, और सीटों की मैंने राजीव जी अपने करियर में बहुत सारे एग्जिट पोल या सर्वे किए हैं। एग्जिट पोल और सर्वे में सीटें कभी निकल के नहीं आती हैं सर्वे से जी। जो निकल के आता है वो वोट शेयर निकल के आता है।
और उस वोट शेयर के वेटेज से आप सीटों में कन्वर्ट करते हैं। और ये बड़ा ट्रिकी काम है। जहां पे दो पार्टियां आमने सामने, वहां ये काम आसान है। जहां ट्रायंगुलर फाइट है, वहां काम ये मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं मत प्रतिशत के हिसाब से एक एनालिसिस देता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। देखिए, बीजेपी को 2009 में लगभग 19% वोट मिला और 116 सीटें आई। जी। कांग्रेस को 28% वोट मिला और 206 सीटें आई। 28% वोट, 206 सीटें। अब कांग्रेस के पास वोट कितना है? 19.5%। 2019 के अनुसार 2019 के सीटें 54-55। तो अब अभी ये माना जा रहा है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है मोदी साहब की, जो फैक्टर्स हमने गिनाए, मीडिया साथ नहीं था, मीडिया क्रेडिबिलिटी गिर गई, कोई पुलवामा जैसी घटना नहीं हुई, कोई वेव नहीं है, बड़े नेताओं का इंडिया गठबंधन में एकता रही, इन सब चीजों से कांग्रेस को 5% का फायदा हो सकता है। और जो ओम प्रकाश जी गिना रहे थे किन किन का साथ मिला है, उसमें एक और कम्युनिटी को मैं जोड़ दूं कि बहुत लंबे समय तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया था। 89 के बाद से उन लोगों को त्रिकोणीय मुकाबले में किसी और पार्टी को जहां मिलता था वहां वोट देते थे। इस बार ये ट्रेंड बदला है। तो 5% का गेन कांग्रेस को कम से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे स्थिति में। और 5% का गेन जो अलायंस हुए हैं उस वजह से होता दिखाई देता है। 10% हो गया। तो 10% का अगर बड़े कंजर्वेटिव आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो 10% का गेन कांग्रेस को वहां ले जाता है जहां वो 2009 में थी। तो ये बड़ा सिंपल सा अरिथमेटिक है जो दिखा रहा है कि कांग्रेस को अगर ये गेन होता है, जो कि होता हुआ असंभव नहीं लग रहा है जिस तरीके का इलेक्शन हुआ है, और बीजेपी का रिकॉर्ड है राजीव जी, बीजेपी सत्ता में हमेशा किसी लहर पर आई है, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों पर आई है। अगर वो चुनाव राज्यों में होता है, राज्यवार होता है कि तमिलनाडु का चुनाव तमिलनाडु के हिसाब से हो रहा है, कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक के हिसाब से हो रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव महाराष्ट्र के हिसाब से हो रहा है, वहां के नेता लड़ रहे, तब उस वक्त बीजेपी का जो नेशनल एजेंडा है उसके हिसाब से उनको नुकसान होता है, क्षेत्रीय पार्टियों को और दूसरे कांग्रेस को फायदा होता है। तो 10% का अगर कंजर्वेटिव गेन कांग्रेस को दो फैक्टर से हो रहा है, अपनी वजह से, और 5% का अपने अलायंस की वजह से, अगर 10% गेन होता है तो कांग्रेस 2009 की स्थिति में 206 के आसपास के आंकड़े पर दिखती है। राजीव, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम तो 100 की बात कर रहे हैं, आप 200 की बात कर रहे हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम इस बार खुद अपने दम पे, आप याद कीजिए अभी 3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस अपने दम पर 272 के आसपास नजर आएगी और 10% आप एक अपने दम पर 5% इजाफा, जिसमें अल्पसंख्यकों का एक बड़ा चंक कांग्रेस के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा आप बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में होने के कारण जो दूसरे दलों के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ आए, तो ये 10% और 10% का बढ़ना मतलब सीधे 2009 की परिस्थिति में कांग्रेस का पहुंचना। और वैसे में कांग्रेस को 206 सीटें आई थी 2009 में। क्या कांग्रेस इस बार 200 के आंकड़े को पार करने जा रही है? यहां 100 के आंकड़े अगर कांग्रेस पार करती है तब बीजेपी खिसक करके उस जगह पे आ जाती है जहां से बीजेपी का सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 200, इसका मतलब है सीधे सुपड़ा साफ होने जा रहा है क्या बीजेपी का? इन सब पे हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में रिजल्ट सामने होगा। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एग्जिट पोल करवाते हैं, ओपिनियन देखते हैं, हम खुद मैदान में जाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है,
तो आपकी बातों में बहुत दम दिखाई देता है प्रशांत टंडन जी। जरा जल्दी से आता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, इसको कैसे आप देखते हैं? जो आंकड़े और जो विश्लेषण कर रहे थे प्रशांत जी, जरा इसको अगर आगे बढ़ा पाए तो प्लीज बढ़ाइए आगे। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो नरेशन है, उसका जो विमर्श है, वो कई जगहों पे जा जाकर अटक जाता है। जिस प्रकार से देखिए, उन्होंने शुरुआत की थी कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसका है उसका है, तो शुरू से लोग इसके पहले कि फ्लॉप हो जाए, पहले ही मान लिया गया था कि राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, जो भी है गौ माता का मुद्दा, ये हिंदी हार्टलैंड में ही अटक कर रह जाएगा, उसका और कोई आगे जो है वो पर्कुलेट नहीं होगा। दक्षिण में तो उसके होने की बिल्कुल ही कोई चांस नहीं थे। इसीलिए शुरू से ही ये जुमला चल पड़ा था कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। हालांकि उत्तर में हाफ होते होते उसको थोड़ा समय जरूर लगा था, लेकिन बहुत स्पष्ट बात थी। दूसरी बात, इनकी जो अप्रोच है इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की, ये यूनिवर्सल है। बेरोजगारी का मामला जो है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक जैसा है। उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी जो स्वीकार्यता है, वो हर जगह एक है। महंगाई हर जगह एक है, महंगाई से कौन नहीं त्रस्त है, सारे राज्य जो है त्रस्त है। लोकल फैक्टर्स तो उसमें जुड़ ही गया है। दूसरी बात, कि सभी प्रांतों में फैन चला रहे हैं, शायद वो आवाज काफी उससे टकरा रही है, या ऊपर कर लीजिए माइक को। जी जी जी, अभी कुछ ठीक है? हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल अभी कुछ ठीक है जी। तो इस प्रकार से एक तरफ तो ये हुआ कि यूनिवर्सल फैक्टर है जो पूरे के पूरे देश में एक जैसा जा रहा है। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू है, ये सारा है। साथ साथ में उसको जो एडिंग फैक्टर है उसमें और मददगार जो फैक्टर है वो स्थानीय मुद्दे भी है। जैसे आप महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो वहां पर जिस प्रकार से शिवसेना को तोड़ा गया या एनसीपी को तोड़ा गया, ये सारी बातें। दूसरी बात राजीव जी, पिछले 3-4 बात, वैसे तो जी कई सारी बातें कहते रहे हैं जिसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता रहा है। बहुत विपरीत उनके खिलाफ जो वातावरण बना है और मत भी बना है। लेकिन अभी पिछले जो 3-4 मुद्दे हैं वो बहुत भारी पड़े हैं, बीजेपी को भी भारी पड़े हैं और मोदी जी को भी। जैसे मुजरे की ही बात है, मुजरे के खिलाफ तो इतने तरह के कमेंट्स आने लग गए। लोगों ने कहा भाई ये किस प्रकार से आप विमर्श राजनीति में ला रहे हैं, मुजरा क्या होता है वगैरह वगैरह। और आपको मैं बताऊं कि गांधी वाला भी जो मुद्दा है, गांधी वाला मुद्दा जो है वो भी इतना भारी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पहली बात कि उन्होंने ये कह दिया कि महात्मा गांधी बहुत बड़े इंसान थे, और ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को बिल्कुल नहीं हजम होगा, क्योंकि वो तो पिछले 75 सालों से, 70 सालों से, 55 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि इनके जो आरएसएस वाले हैं, जो प्रमुख हैं, या बीजेपी की जो प्रमुख हैं, उन्होंने तो कुछ और सिखाया था। उन्होंने हमेशा बताया कि गांधी जो है उससे बड़े गोडसे थे वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो उन्होंने नई बात कही है, ये अच्छी खासी भारी पड़ने वाली है। और अंतिम बात मुझे ऐसा लगता है कि जो ध्यान में जो गए हैं, अब इस ध्यान के बारे में भी देखिए, रात से ही हालांकि बहुत सारा शुरू हो गया, मीम्स बनना, मजाक उड़ाना, ये सब हो गया है। अब ध्यान वाली जो बात है, पिछले समय जो उनको फायदा मिला था, जब वो गुफा में बैठ गए थे जाकर और उन्होंने ध्यान किया था, उसका उन्हें कुछ फायदा मिल गया था। लेकिन अब जनता ये मान रही है कि आप बार बार एक ही चीजों को जो अब आजमा रहे हैं, उसको ला रहे हैं, अब इसका फायदा मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं होगा। दूसरी बात इसलिए भी नहीं होगा कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो बहुत हावी हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारी की सारी हो चुके हैं। तो अब ऐसा मुझे लग रहा है कि उसका बहुत फायदा नहीं होगा। अंतिम बात, ध्यान के ऊपर मैं बात करना चाहता था राजीव जी, केवल 2-3 मिनट और दूंगा। देखिए, भारत में ध्यान को लेके 2 नाम हमें याद आते हैं। एक तो गौतम बुद्ध का ध्यान, जो उन्होंने 49 दिन किया था, उसमें उन्होंने, और उसके बाद जो जहां पे जाके मोदी साहब जिस रॉक मेमोरियल पे जाके ध्यान लगा रहे हैं, वो भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। वो हुआ था 24 दिसंबर 1892 को, विवेकानंद जी वहां गए थे और उन्होंने 3 दिनों का वहां ध्यान लगाया था। इन दोनों, गौतम बुद्ध से लेके विवेकानंद तक की जो बात है, उसमें लोगों ने, जो हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी बात कि आत्म मूल्यांकन की बात की गई थी। ये ध्यान किस चीज के लिए था? ध्यान था आत्म मूल्यांकन के लिए और अपने विकारों को छोड़ने के लिए। तो क्या मोदी जी ध्यान करने जा रहे हैं तो अपने सारे के सारे जो उनके मानसिक विकार है, क्रोध है, लालच है, सत्ता है, गौतम बुद्ध तो सवाल ही नहीं उठता। गौतम बुद्ध तो जी ठीक है, गौतम बुद्ध तो सत्ता को त्याग करने के हैं। मोदी जी का
जी 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 मैं स्वामी विवेकानंद और गांधी जी और इन लोगों की बात कर रहे हैं। कहाँ गांधी, कहाँ स्वामी विवेकानंद, कहाँ नरेंद्र मोदी। वो सत्ता त्याग के गए थे और इस सत्ता को पाने के लिए। जी जी आप समझ गए, मुझे पूरा बोलने की जरूरत नहीं राजीव जी। तो ये भी एक्सपोज होगा कल सुबह से ही, देख लीजिए, भारी पड़ेगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि आप कहीं जाते हैं, आप याद कीजिए जब हम लोग बचपन में छोटे थे और कोई तीर्थाटन के लिए जाता था तो पहले से ही थोड़ा सा अपना स्वभाव ही शांत चित्त कर लेता था कि हाँ हमको वहाँ जाना है। जयशंकर जी और अच्छे से बताएंगे। और उसके बाद वो उस तीर्थाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकलता था। लेकिन आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं जहाँ आपको मेडिटेशन में रहना है, एक नहीं बल्कि 36 घंटे रहना है, उससे पहले आप आज भाषण दे रहे हैं, उन भाषण को सुन लीजिए। क्या वो आपके ही द्वारा बोले गए दिए गए भाषण या बोली गई बात जो है, भाषा जो है, वो आपको कचोटती नहीं है, वो परेशान नहीं करती है। शांत रहेंगे तो शायद ये परेशानी होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अभी सबको 7 जन्म के पाप बताने के लिए कह रहे हैं। तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए? पहले पाप धोया जाए जाकर के वहाँ, जब वो समुद्र की लहरें आएंगी, उठेंगी, तो शायद कुछ ज्ञान का अर्जन हो। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। जी जी दीपक जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर अमलेंदु जी। जी दीपक जी बस मैं अंतिम बात कह दूं जो मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि कबीर दास ने कहा है, आसन मारे क्या भया, मरी न मन की आस। जब आपके मन की आस ही नहीं मरी है तो आप आसन लगा के करेंगे क्या राजीव जी? बिल्कुल वही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी जरा आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे। और पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स, लेकिन राहुल गांधी एथिक्स के साथ यहाँ। और जो प्रशांत जी शायद बता रहे थे कि इस पूरे चुनावी कैंपेन में, क्योंकि आज कैंपेन खत्म हो गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, जो शोरगुल था वो समाप्त है। और अब ये इंतजार नहीं है कि इसके बाद 8वां चरण भी है, क्योंकि आज 7 चरण के फेज खत्म हो गए। इस पूरे कैंपेन में अगर देखिए तो एक शांति का माहौल निर्मित करने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से भी की गई है। अलग अलग लोगों ने किसने कितनी सभाएं की, ये सारे आंकड़े अब आ चुके हैं। और जिसमें नरेंद्र मोदी ने 172 रैलियां की हैं। उधर सबसे ज्यादा अगर किसी ने रैलियां की हैं तो वो बिहार के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 251 रैलियां की हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी 172 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की, अमित शाह ने 115 रैलियां की हैं, राहुल गांधी ने 107 रैलियां की हैं। ये सब दिख रहा है। फिर अखिलेश यादव ने 69 रैलियां की हैं, ममता बनर्जी ने 61 रैलियां की हैं। इनकी कम होने का एक मुख्य कारण ये है कि ये अपने ही राज्य तक सीमित थे, इसलिए इनकी रैलियां उतनी ही थी। लेकिन तेजस्वी यादव जो सिर्फ बिहार में 7 चरणों में 251 रैलियां करते हैं। और दूसरी तरफ जो हम लोग इंडिया गठबंधन के एक सबसे बड़े घटक दल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का जिक्र शायद आने वाले समय में हम 4 तारीख को और ज्यादा करेंगे, इसलिए इसकी शुरुआत आज से हमने कर दी है जब ये खत्म हो रहा है। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बात प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10% इजाफा अगर कांग्रेस पार्टी के वोट में होता है तो वो 100 नहीं बल्कि 200 के आंकड़े को पार करती हुई नजर आती है कांग्रेस पार्टी। और उसमें आप शायद अचंभित होंगे जब आप कांग्रेस पार्टी की सीटों में मध्य प्रदेश में भी इजाफा देखेंगे, आप कांग्रेस पार्टी की सीटों में उधर राजस्थान में भी इजाफा देखेंगे और छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, और जरा ध्यान से सुनिए, गुजरात में भी देखेंगे। और ये 4 राज्य ऐसे हैं, इन 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सीटों में इजाफा का मतलब है बीजेपी बैकफुट पे। क्या ये माना जाए अमलेंदु जी? राजीव जी निश्चित तौर पे बिल्कुल ये माना जाए कि कांग्रेस का राज्य में 10% ही नहीं, अगर 5% मत भी पड़ता है तो ये भारतीय जनता पार्टी को 10% का नुकसान है, और 10% अगर बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को 20% का नुकसान है। क्योंकि जो कांग्रेस की तब इजाफा होगा वो भारतीय जनता पार्टी में से कटेगा और उधर बढ़ेगा। तो यानी कांग्रेस का जो 5% बढ़ा वो भारतीय जनता पार्टी का 10% का नुकसान, और जो कांग्रेस का 10% बढ़ा वो भारतीय जनता पार्टी का 20% का नुकसान। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो 186 सीटें जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, इनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 10% के मार्जिन से जीती। अब 10% के मार्जिन में राजीव जी जो चुनाव के आंकड़े हैं पहले से 6ठे चरण के बीच के,
उसके मुताबिक ही लगभग 1.5% जो है वो मतदान कम हुआ है। ये मतदान कम सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है, तो 1.5% की कमी तो सीधी सीधी ये आ गई। बाकी इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर के लड़ा है और एंटी बीजेपी वोट बटा नहीं है, और जो लोगों की नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको आप सबको जोड़ दीजिए। जो प्रशांत जी 10% वोट बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधा कांग्रेस का 10% वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का 20% वोट कम होता हुआ सीधे सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये राजीव जी एक सीधा सीधा सा गणित है। अब देखिए कांग्रेस की जो सीटें, यानी कांग्रेस जो 2019 में जीती थी, उनमें से केरल जहां उसकी 70% सीटें लगभग थी, तमिलनाडु से 8 सीटें थी, पंजाब से उसकी सीटें थी। इनको अगर आप कम भी कर दीजिए, 8 सीटें, इनको अगर आप हटा दीजिए, तो इसके बाद कांग्रेस जो भी पड़ती है राजीव जी, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि कांग्रेस अगर 40 सीटें भी बढ़ती है राजीव जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हाल में नहीं बन रही है। ये सीधे सीधे आंकड़े आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं। ये सीधा सीधा गणित, उसमें कोई जो है वो पाइथागोरस की जो है वो प्रमेय नहीं लगानी है किसी तरीके की। सीधा सीधा गणित जो है वो सीधा सीधा गणित है, मतलब अंक गणित सीधा सीधा ही है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है राजीव जी, जो प्रधानमंत्री का जो आज अंतिम भाषण हुआ है निवर्तमान प्रधानमंत्री का, आज आखिरी भाषण था प्रधानमंत्री का, अब इसके बाद कोई इस तरह का भाषण नहीं होगा। ये अब आप समझ सकते हैं कि इसने एक तरीके से एग्जिट पोल जो वो दे दिया राजीव जी आज कि चुनाव के नतीजे क्या आ रहे हैं। 172 सीटों पे प्रधानमंत्री ने मतलब 172 रैलियां की हैं, उनमें बहुत सी सीटें ऐसी जिन पे प्रधानमंत्री 2 बार गए। तो आप समझ सकते हैं एग्जिट पोल क्या आ गया। तो ये कुल मिलाकर राजीव जी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं लगातार, हम लोगों ने इसकी समीक्षा की किस किस तरीके से कहाँ क्या क्या मुद्दे रहे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो अपने मुद्दे तैयार किए, वो मुद्दे पूरे देश भर में एक साथ चले, और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उन मुद्दों को संबोधित करती या उन पर जवाब देती हुई नजर नहीं आई। जिस तरीके की मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि उन्होंने ये सारी बातें की मगर महंगाई पे बातचीत नहीं की, मणिपुर में बातचीत नहीं की, तो ऐसे बहुत से माँ हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत नहीं की। हालांकि आते आते गांधी जी को गाली देने का काम कर गए, तो वो भी जो है वो महात्मा गांधी को तो माँ से मतलब, तो ये कुल मिलाकर के जो माँ पे आए हैं लोग, उसमें एक आखिरी चीज जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठोक दी है चिट्ठी लिख करके राजीव जी। तो ये माँ जो है, जो माँ की जो तंत्र किया जा रहा था, ये माँ का तंत्र भी जो वो आकर के आ गया। दूसरा राजीव जी एक बात और कहना चाहूंगा छोटी छोटी, तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंह मत खुलवाओ, मोदी बोलेगा तो अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री मुंह से ही बोलते हैं, वो कहाँ से बोलते हैं वो जाने, कहाँ से बोलते हैं कहाँ से नहीं जानते। मन की बातें भी कहाँ से करते हैं वो जाने, कहाँ से करते हैं कहाँ से नहीं करते। मुंह तो खुला ही हुआ प्रधानमंत्री का, आपने सुना है कभी? प्रधानमंत्री केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोश बैठते हैं, बाकी प्रधानमंत्री बोलते ही रहते हैं। तो वो मुंह से बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं वो जाने। दूसरा राजीव जी, मेरे सामने पोस्ट है आज सुबह, आज 10 घंटे पहले जो है वो बनारस के एक सज्जन है, उन्होंने पोस्ट की है, और उन्होंने पोस्ट क्या किया है, जो मौसम विज्ञान विभाग है उसकी एक उनके पास की आया होगा सूचना, उस पे SMS पे उसको शेयर करते हुए लिखा है कि आज से अगले 3 दिन तक कन्याकुमारी का तापमान बढ़ने की संभावना है। जो लोग वहां जाने की सोच रहे हैं वे काशी आ जाएं, मां गंगा को हिसाब देने का समय आ गया है। तो राजीव जी चौराहे जो है वो जगह जगह सज चुके हैं, काशी में भी सज चुके हैं। जी 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 बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं और अब कांग्रेस की बात करना चाहता हूं, जो हम बात कर ही रहे हैं, जरा आपके नजरिए से भी समझना चाहता हूं। और कांग्रेस की सीटें कैसे बढ़ रही हैं इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और यहीं से वो जो परेशानी है, जो नरेंद्र मोदी की आज की खासकर भाषा, और इससे पहले बिहार में जो मुजरा शब्द का इस्तेमाल करना, फिर उससे पहले मोदी जी जो हैं वो अदानी और अंबानी और काला धन और टेम्पो का जिक्र करते हैं, ये 3-4 ऐसी चीज़ें, और फिर गांधी तक आ जाते हैं। ये बातें क्या नरेंद्र मोदी को भी तो पता होगा ही कि बीजेपी से ही सीटें छीन रही है कांग्रेस, और कांग्रेस को आगे करके और कांग्रेस का साथ देते हुए तेजस्वी यादव भी दिखाई देते हैं, कांग्रेस का साथ देते हुए अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, इनकी सीटों पे घूमते हुए प्रचार में वोट मांगते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए अमेठी में, आप देखिए रायबरेली में, आप देखिए इधर पूर्वांचल में, चाहे वो वाराणसी की सीट हो, चाहे आप दूसरे कानपुर की सीट देखिए, कई जगह अखिलेश यादव साथ साथ नजर आए। और वैसे ही इधर केजरीवाल को आप देखिए। मतलब इन लोगों को भी, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं
हैं उनको भी पता है कि कांग्रेस जो 328 सीटों पे चुनाव लड़ रही है वो उसमें से मैक्सिमम स्ट्राइक रेट दे सकती है। अगर 60%, 65%, अगर 50% भी लेके आती है कांग्रेस, मतलब 50% का स्ट्राइक रेट भी होता है, तो 150 से ज्यादा सीटें होती हैं कांग्रेस की। ओम प्रकाश जी, इसीलिए सबका ध्यान, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरा फोकस्ड इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को लड़ा है, यह माना जाए। ओम प्रकाश जी। जी बिल्कुल राजीव जी, जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसमें बात हुई है इस बार चुनाव में, जो 2014 और 19 का चुनाव था, तो कांग्रेस के जो निचले स्तर के वर्कर्स थे या जिलों के जो नेता थे वो राममय हो चुके थे, जहां पे उनके मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। वो पूरी तरीके से उनका वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चला गया था। लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी के साथ जो है कांग्रेस के लोग, जहां उनका उम्मीदवार नहीं भी है, वो इंडिया गठबंधन को उन्होंने उस चुनाव निशान पर दिया, जहां जो भी रहा है, चाहे कम्युनिस्ट का या सपा का या जो भी लड़ रहा है इंडिया गठबंधन का। तो ये एक बहुत ही, और इसका निश्चित तौर से ये खबर जो है संघ और मोदी के पास भी होगी, तो उत्तर प्रदेश में इसका एक बड़ा लाभ, भले ही उनकी वोटर्स कम रहे हैं, सत्ता से बाहर रहने का यूपी में बहुत कई दशक से नहीं है और केंद्र में भी नहीं है, लेकिन लगभग हर जिले में या लोकसभा में आप मान के चलिए कि 50 से 60 हजार उनका जो वोटर है, जो कांग्रेस का जो था पार्टी वर्कर का जो है, वो 2014 और 19 में पूरी तरीके से, मेरा अपना आकलन है, हो भी गया था, वो मोदी में हो गया था। लेकिन इस बार वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो गठबंधन का, ये गठबंधन की बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में। और जहां उनके उम्मीदवार हैं मेठी, रायबरेली, वो तो एक तरफा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा एक बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है जयशंकर जी, आपके क्षेत्र में निश्चित तौर से पूर्वांचल जो है वो राजनीतिक रूप से समृद्ध है और धार्मिक रूप से भी है। आज एक गेम खेला जिसे मोदी जी ध्यान में चले गए हैं, और दूसरी तरफ अंतिम प्रचार के दिन आज जो है पूरे बेल्ट में, बलिया में जिसे फैजाबाद के सांसद को बुलवाया गया कि साहब वो मंदिर चाहे जो आ जाए वहां ताला नहीं बंद करने देंगे। बीच में एक बार मोदी और योगी जी ने 2-3 बार इस चीज को उठाया था कि वहां बुलडोजर चल जाएगा, फला चल जाएगा, लेकिन जब उसका रिस्पांस नहीं मिला था तो उन्होंने उस पर चुप्पी साध ली थी, बाद में ये नहीं हुआ था। लेकिन आज पूरे पूर्वांचल के बेल्ट में अलग अलग जगह लोगों को भेज करके जो है ये कहलवाया गया जो है, और इस चीज को उभारने की कोशिश की गई कि अगर इंडिया गठबंधन आया तो वो राम मंदिर पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा उसका कहीं प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश छठे चरण तक तो इस चीजों का प्रभाव नहीं पड़ा, तो मुझको नहीं लगता है कि 7वें चरण में की जो सीटें हैं उसमें पूर्वांचल जैसा जो समझदार राजनीतिक रूप से परिपक्व इलाका है वहां पे ये उनका मुद्दा चल पाएगा। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की तो बात आप सारे लोग बता ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लीडिंग जो उसको लीड मिलनी चाहिए थी, और नेक्स्ट जो है विधानसभाओं के जो तैयारियां होंगी 27 की, जो आगे का जो परिदृश्य होगा, वो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उनके कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा बलवती है कि हमारा समय आ गया है। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अगर ये उम्मीद जग गई है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस आगे आने वाले समय में और मजबूत दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मात्र 17 सीटों पर, 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट टीएमसी को भदोही की दी गई है, और इस प्रकार 80 की 80 सीटें, और उसमें से 17 जो 17 है उसमें से मैक्सिमम कितना सीटें कांग्रेस लाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई देती है। कम सीटें हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिन राज्यों में, जैसे कर्नाटक की बात अगर करें तो कर्नाटक में इस बार बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। जो पिछली बार बीजेपी जहां थी, जिस मुकाम पे थी, वहां अब इस बार कांग्रेस नजर आती है। तो आने वाले समय में और भी इस पे हम चर्चा करेंगे। एक बार जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, फिर प्रकाश जी और क्लोजिंग के लिए जयशंकर जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कीजिए। अगर कर्नाटक की बात करें, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी, कह रहे थे बहुत सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। केरल है, पंजाब है, और 1-2 राज्य ऐसे और भी हैं, हाँ तमिलनाडु है। इन राज्यों को हटा दीजिए आप, तो जहां जहां कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं, बढ़ेंगी, वहां बीजेपी की सीटें कम होंगी, साफ है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, ये सारे राज्य हैं, गुजरात ये राज्य भी है, उत्तराखंड है। इन राज्यों को देखिए, और इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है।
अब हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ रहे हैं। प्रशांत जी। जी राजीव जी, ऐसा है कि जब हमारे विश्लेषक बहुत सारे चर्चा करते हैं, आमतौर पर जो पढ़ता हूँ देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि बीजेपी के प्रति तो उनके मन में या उनके विश्लेषणों में थोड़ा रहम है, और कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा वो है, तल्ख हो जाता है। तल्ख है जी। उनको कोई कंसेशन नहीं देते जी। लेकिन देखिए, जो मैथमेटिक्स है, जो चुनाव की गणित है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो दोनों इस वस्तुओं को एक साथ ही खींचता है पृथ्वी पर। तो कांग्रेस 2009 का जब हम लोग आंकड़ा तय देख रहे थे, वो 2009 से मतलब 2006 से सीधे आकर गिरती 44 सीटों पर, लगभग 10% के वोट शेयर के नुकसान पर। तो क्या बीजेपी इतना नहीं नीचे आ सकती अगर एंटी इनकम्बेंसी है? तो बीजेपी के लिए क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी कुछ अलग ढंग से बना हुआ है? ऐसा नहीं है। तो जो रहम दिखाते हैं विश्लेषक, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि भाई, अगर आप ये 200 के नीचे आने में बीजेपी के 220, 250 सब अटक जाते हैं कि इतना नीचे नहीं आएगी। अरे जब कोई पार्टी हारती है, जब उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो समाज के हर वर्ग से होती है। कोई पार्टी जीतती है तो वो उसको समाज का हर वर्ग वोट देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस 162 सीटें नीचे आ सकती है 2009 और 2014 के बीच में, तो बीजेपी भी तो 100 सीट तो नीचे गिर सकती है ना। और अगर बीजेपी 100 सीट नीचे गिरेगी तो कांग्रेस का ही गेन होगा, और किसका गेन होगा? पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, 2019 और 24 के इलेक्शन में फर्क क्या है? कांग्रेस पार्टी ट्रांजिशन पीरियड में थी। सोनिया गांधी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं थी, राहुल गांधी एक्सेप्टेड नेता नहीं थे। पुलवामा के अलावा की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने वहां से एक नए पड़ाव पार किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार की है, भारत जोड़ो 2 यात्राएं की हैं। उसके बाद जो नेगेटिव इमेज थी उसको उन्होंने धोया है। उसके बाद मीडिया का कैरेक्टर चेंज हुआ है। ये 3-4 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, एकेडमिक असेसमेंट नहीं हुआ है। वो इस चुनाव में सामने आएगा। और दूसरी एक और बात राजीव जी, क्योंकि मैं निगाह रखता हूँ वैल्यू सेगमेंटेशंस पे और समाज के वैल्यूज के परिवर्तनों पे। वैल्यूज का साइकिल होता है 10 साल का। 10-15 साल में समाज की स्थापित वैल्यू बदलती हैं। तो इन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, तो मुझको लगता है कि बहुत सारी जो आंकड़ेबाजी होती है वो कोई आपने बेंचमार्क बनाया हुआ है जी 2019 का, जिसको मैं बेंचमार्क नहीं मानता हूँ। मैं कांग्रेस का अगर विश्लेषण करूंगा तो राजीव गांधी के 414 सीट को बेंचमार्क नहीं मानूंगा कांग्रेस का। वो भावना वाला वोट था जी। पुलवामा का वोट भावना का वोट था। तो बीजेपी की तुलना सही तरीके से अगर नंबर के हिसाब से करनी चाहिए तो 31% के आसपास या उनसे 2-4% ज्यादा करनी चाहिए। वहां से बीजेपी को नीचे आना या ऊपर जाना है जी, बिल्कुल। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है राजीव जी की चुनाव बहुत दिलचस्प है, और चुनाव में बिल्कुल वैसा नहीं होने जा रहा है जैसा बहुत सारे विश्लेषक बता रहे हैं। कांग्रेस को और राहुल गांधी को ये जो भारत जोड़ो यात्रा और
गठबंधन की राजनीति और ये मुद्दे, संविधान, आरक्षण, जातिवाद जनगणना, महंगाई, महालक्ष्मी योजना, इन सब का ट्रैक्शन मिलेगा। तो अगर वो वापस अगर 28-29% पहुंचती है कांग्रेस, तो 28-29% का मतलब है कि 200 सीटों के ऊपर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसके बाद अगर ऐसा होता है तो एक अलग परिस्थितियां निर्मित होती हैं। कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को, और चूंकि 300 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस, 325 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और वैसे में आमने सामने की फाइट में कांग्रेस आगे दिखाई देती है कई जगह। जरा जल्दी से प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को कैसे देखा जाए? प्रशांत जी ने जो बातें कही मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। चुनाव में केवल मैथमेटिक्स काम नहीं करता, मतदाता की केमिस्ट्री भी काम करती है। वो केमिस्ट्री किसके साथ मिल रही है? अगर प्रतिपक्ष के साथ मिल रही है तो आप समझिए वो प्रतिपक्ष के साथ उसका वोट जाएगा। तो ये बातें बिल्कुल मुझे लगता है कि केमिस्ट्री मतदाता को, जो राहुल गांधी का जो प्रयास है, तेजस्वी का जो प्रयास है, जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, भाई इतनी महान अग्निवीर योजना थी तो मोदी जी क्यों नहीं कहते कि अग्निवीर हम लाए, हमें वोट दीजिए? मोदी जी क्यों नहीं कहते कि हम किसान बिल लाए, किसान कानून लाए थे, वो बाद में वापस ले लिए, अलग बात है, पर हमें दीजिए, हम फिर से लाएंगे? क्योंकि जो केमिस्ट्री है बीजेपी की, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और यही नतीजा मैथमेटिक्स में सामने आएगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। और जयशंकर जी, क्या कुछ कहेंगे आप? राजीव जी, अब तो इतना सब कुछ कहा जा चुका है, अब उसमें कुछ खास कहने की गुंजाइश नहीं बचती है। सीधा सा यही है कि जो बातें जैसे कह रहे हैं कि वो मंदिर पे ताला लगाने की बात जाकर के लल्लू सिंह से कहलवा रहे हैं बलिया में, और या और लोगों से जाकर अभी एक नया सी गुफा और छोड़ा इन लोगों ने कि साहब वो 5 किलो अनाज जो मोदी जी दे रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, वो वापस हो जाएगा। तो जो समझदार युवक, देखिए असल में जागरूकता इतनी तेजी से बढ़ी है, अब वो लोग कह रहे हैं अरे भैया 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो मिलेगा। अब तो कांग्रेस वाले, इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम तो सरकार में आएंगे तो 10 किलो देंगे, तो इसलिए वो भी उनका धराशायी हो जा रहा है। और मंदिर पे ताला लगाएंगे, बाबरी का ताला लगाएंगे, मतलब दिमागी दिवालियेपन का जो चरम हो सकता है उसके आगे की बात हो सकती है। भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद जो भी आप कहिएगा, उसका ताला तो कांग्रेस के लोगों ने खुलवाया था, उसमें शिलान्यास तो कांग्रेस के लोगों ने करवाया था। अब क्योंकि मामला विवादित था, अदालत के फैसले से होना था, ठीक है, अदालत के फैसले से आपने करवाया मंदिर। सरकार अगर यूपीए की होती या कांग्रेस की होती या इंडिया अलायंस की होती और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता तो इंडिया अलायंस के लोग सर वही मंदिर का निर्माण करवाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस तरह की बातें, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अकेले वही पढ़े लिखे समझदार हैं, जो पढ़े लिखे तो है नहीं लेकिन वही समझदार हैं, बाकी सारे निरा मूर्ख हैं। अब ये सब नहीं चलने वाला है, सबको मालूम है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं राजीव जी, जो बात कर रहे हैं कि 7 पीढ़ियों का पाप खोल करके सामने रख दूंगा, उनको पता ही नहीं है 7 पीढ़ियां हैं कहां, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप जी? नेहरू गांधी परिवार के बारे में कर रहे हैं तो वही 5 लोगों के नाम आ रहे हैं। आपके परिवार की बात करें तो भी 5 ही 6 लोगों की बात आ रही है। भाई हम चुनौती देते हैं पत्रकार की हैसियत से, आप मुझसे आकर के बहस करिए, आपके जो लोग हैं वो आकर के बहस करें कि 7 पीढ़ियां या 5 पीढ़ियां किसने कितने पाप किए हैं, किसने 1925 में गठन से लेकर के आज तक अंग्रेजों के साथ गलवहियां की, किसने इस देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, किसने नफरत पैदा करने की कोशिश की, किसने आपातकाल में माफी मांगी थी, ये सारी बातों पे डिस्कस कर लीजिए, आपकी पीढ़ियों का खुल के आ जाएगा। करप्शन के लेवल पे भी बात करिएगा, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। एक छुटभैया नेता जो गली का होता है या शहर का जो चौराहे का नेता होता है, वो भी इतनी नीचे तक जाकर के बात नहीं करता कि तेरे घर खानदान को भी देख लूंगा, तेरे मायके को देख लूंगा, तेरे ससुराल को भी देख लूंगा, जैसे औरतें आपस में बात करती हैं। मतलब ये लेवल अगर आ गया है इस देश में चुनाव प्रचार का, तो इस पे हम
इसे शर्मनाक कह सकते हैं, हंसी तो आती ही नहीं है। तो इसलिए देखिए सीधी सी बात यह है, जैसे पूर्वांचल की बात जो हो रही है, सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के बारे में लोगों का एकदम क्लियर हो गया है कि वो बीजेपी का गेम खेल रही हैं। अब उनकी पार्टी के लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और दलित समाज पहले के मुकाबले आधा से ज्यादा इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गया है। अवध से शुरू हो गया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा हो रहा था, सेंट्रल यूपी में भी थोड़ा उससे बढ़ा, अवध में हुआ, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है, खासतौर से नौजवान है, वो पूरी की पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। आपको याद होगा कि एक जमाने में कांग्रेस का जो जनाधार होता था वो दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण होते थे। आज वो धीरे धीरे एक एक करके जब आ रहे हैं लोग, तो सवर्ण समाज के लोग भी हैं, दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं, ये सारे के सारे लोग एकजुट होते जा रहे हैं। आज नतीजा ये हो गया है कि बस बनारस जैसी सीट पर आप देखिएगा तो वहां बीएसपी के उम्मीदवार को मतलब बहुत ही मामूली, कोई दाम भी लेना नहीं चाहता, उनके समाज जानबूझ करके टिकट दिलवाया गया मायावती, जिससे कि अल्पसंख्यक समाज से लारी साहब को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन कोई दाम नहीं लेना चाहता है। कोई कहता भैया नहीं, सीधी सी बात है, कोई हाथी बाथी नहीं, सीधा पंजा और कमल के बीच की लड़ाई है और हम पंजे के साथ में। यही हालत हमारे यहाँ हुई है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो घोसी हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वहां की हालत हुई है। सारे के सारे लोग एकजुट होकर के, यहां तक कि जिस जाति के उम्मीदवार को समझौते के तहत टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस समाज के लोग खुल करके आ रहे हैं, मंचों पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यूट्यूब चैनलों पे, क्योंकि मेन मीडिया तो दिखाएगा नहीं उनकी बातों को, वो खुल करके बोल रहे हैं कि नहीं साहब हम सपा के साथ हैं, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। इसी तरह से आप देखिए, चाहे सलेमपुर की सीट हो, कुशीनगर की सीट जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं थे, वो बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है चुनाव। महाराजगंज जो कभी अजय माने जाती थी पंकज चौधरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के, वहां भी बहुत कड़ी लड़ाई हो गई, बड़ा कड़ा संघर्ष हो गया है। उसी तरह गोरखपुर जो बाबा जी का, योगी आदित्यनाथ जी का इलाका है, अब कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया है, पता नहीं किस लिए कैसे चला गया है, योगी जी मन से काम नहीं कर रहे हैं, मन से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार वोट नहीं मांग रहे हैं। उनके लोग, अगर ऐसा नहीं होता तो राजा भैया खुल करके तो नहीं आ जाते मैदान में, खुल करके समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ जाते। इस तरह के ऐसे ऐसे जो मामले दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि भाजपा की नैया, गंगा मैया खुद डूबने वाली हैं। कहा कि हमारे नाम पे तुम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, अब तुम बैठो, आराम करो, घर बैठो और हमको थोड़ा अविरल बहने दो, क्योंकि जितनी गंदगी जितना फैला चुके थे राजनीति से लेकर के, और गंगा मैया के अंदर बेटा बोल करके कोई बेटा ऐसा नहीं करता है जो इन्होंने किया अपनी माँ के साथ, मतलब हमारी गंगा मैया के साथ किया है। तो गंगा मैया भी हिसाब ले रही हैं। अब जीत हार का तो कब क्या होगा, देखिए हम बार बार यही कहते रहे, कांग्रेस की सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पहले चरण से लेकर के और 7वें चरण तक, मतलब 6ठे चरण तक हो चुका है, लगातार सीटें बढ़ रही हैं। अगर कोई अंदरूनी करामात नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा खेला नहीं हुआ, जो अगर हुआ तो उसके लिए जनता सड़क पे आ जाएगी। इस बार की तैयारी से मुझे ऐसा ही लग रहा है, जैसा 1977 में लगता था कि अगर इंदिरा जी चाह करके भी होती तो नतीजों को पलटवा नहीं सकती थी वो, उसी तरह का आज का माहौल ऐसा हो गया है कि जनता जिस ढंग से खुल करके आ रही है, खुल करके बोल रही है, अपने इशूज पे आ रही है, सामने आ रही है, उसको देखते हुए अगर कोई खेल हुआ या करामात हुई तो लोग उसके खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगे, मेरा यही कहना है। और इंडिया अलायंस की सरकार बनने में कोई बाधा मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। जो मौजूदा चुनाव का परिदृश्य है उसका यही संकेत है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। 328 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे थे दोस्तों, जिसमें से एक सीट सूरत, वहां कैंडिडेट के साथ क्या होता है वो आपने देख लिया, और दूसरी सीट इंदौर। इन दोनों के बाद 326 सीटें बची हुई हैं। 326 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जो आंकड़े हैं, 326 सीटों पर कांग्रेस इस चुनाव में मैदान में है और बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। स्ट्राइक रेट अगर 50% से ऊपर
ऊपर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़े कांग्रेस के लिए 150 से ऊपर, 150 से ऊपर हो सकता है। और प्रशांत टंडन जी के हिसाब से अगर 10% का बढ़ना, यानी 206 जो 2009 में हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ आज जब चुनाव खत्म हो चुका है, 1 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों को और राहुल गांधी ने एक अपील की है, उस अपील को जरूर दिखाना चाहता हूं, उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। जरा राहुल गांधी के उस अपील को ले आइए स्क्रीन पे। नमस्कार। कैंपेन खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल शांत चित्त ये अपील राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी प्रशांत जी। सबका वो धन्यवाद करें राजीव जी। जी उन्होंने इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद नहीं किया और इस मामले में मैं उनके साथ हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से चुनाव का प्रबंधन किया है वो कतई धन्यवाद के पात्र नहीं है, बल्कि आलोचना के पात्र हैं। जी बिल्कुल। शायद ये जो आप कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, 4 तारीख को इसकी चर्चा और भी ज्यादा होगी। हम लोग भी बैठेंगे जब तब और चर्चा करेंगे, इलेक्शन कमीशन के रोल पे चर्चा करेंगे। अभी चूंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, तो अभी उतनी चर्चा हम खुल के नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब देश इस चुनावी मोड से बाहर निकलेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर निकलेगा, तो इसकी चर्चा और ज्यादा हम खुल के करेंगे। ये भी वादा रहा दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत जी आपका, जयशंकर जी आपका, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ओम प्रकाश जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस लंबी चर्चा के लिए।